आज के अध्ययन के क्रम में हम लोग जो बढ़ेंगे तो कुछ चीजें आपको बताया था कि पिछली कक्षाओं की थोड़ी सी बाकी थी, उनको लेते हुए आज हम लोग भगण वाले जो है पाठ में आज बढ़ेंगे कि ग्रहों के भगण क्या हैं। सबसे पहले इसमें चर्चा करेंगे कि भगण की परिभाषा क्या है, किसको भगण कहते हैं, और फिर से किसी भी ग्रह का जो भगण निर्धारित जो किया जाता है वो भगण का निर्धारण कैसे होता है। तो ये आज मैं थोड़ा सा जो है पिछली कक्षा से ही आगे की ओर बढ़ूंगा। तो उसके लिए मैं आप सभी के साथ अभी एक पावर पॉइंट भी शेयर करूंगा जो आज के लिए मैंने बनाया है, और एक ही स्लाइड है, वो बहुत ज़्यादा है भी नहीं। तो सर यूनिट नंबर क्या है? आज हो सकता है उससे आपको बहुत सारी चीज़ें आज क्लियर हो जाएंगी। बोल तो क्योंकि आपको बताया था कि हम लोग का जो चैप्टर है गोल ज्ञान, तो उसको हम लोग पढ़ रहे थे, और गोल ज्ञान के बाद से जो है भूमि का स्वरूप हम लोग इस विषय को पढ़ने के लिए आगे बढ़े थे। तो जो भूमि का स्वरूप हमने देखा कि उसमें कौन कौन सी चीजें हैं, तो आपने देखा था कि सबसे पहले यह हमारी भूमि बनी कैसी, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, और पृथ्वी के उत्पत्ति के बाद से पृथ्वी के आधार के बारे में हम लोगों ने बात किया, फिर आकार के बारे में भी बात किया, और उसके फिर कैसे भूमि की आकर्षण शक्ति पे आचार्यों के क्या अलग अलग मत हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि भास्कराचार्य का एक विशेष मत प्राप्त होता है जो उन्होंने आ करके और आकर्षण शक्ति के बारे में बड़े अच्छे से स्पष्ट रूप से उन्होंने बताया कि भाई आकर्षण शक्ति क्या है, और इन तमाम चीजों को चर्चा करते हुए हम लोग आगे बढ़े थे। तो आज हम लोग जिस विषय को पढ़ने वाले हैं वो है जो है आपको सबसे पहले तो भूगोलाध्याय के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था, उस भूगोलाध्याय को ही हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। और एक पावर पॉइंट में अभी बनाया हूँ, एक सेकेंड, थोड़ा सा समय मैं आपका लूंगा, 2-4 सेकेंड। तो मैं आपको बताऊं कि गोलाध्याय के बारे में हम लोगों ने जब चर्चा शुरू की थी तो आपसे मैंने बात किया था कि जब हम आएंगे भूमि संस्थान के बारे में, तो आपको एक बात मैं बड़े सहजता से बताऊंगा कि एक जो पौराणिक भूगोल की प्रक्रिया है, पुराणिक भूगोल क्या है कि उस समय नगरों की स्थितियां अलग अलग थी, उनके नामकरण भी जो किए, हेलो, उनके जो नामकरण भी किए गए थे वो नामकरण भी जो है उनके विशेष प्रकार के थे। आपको अलग अलग, जैसे आप जान रहे हैं कि पहले सुमेरु, सिद्धपुर और ये तमाम जो नगरों की स्थिति थी, अब वो वर्तमान में किन नामों से हैं इस पे जो है आचार्यों की अलग अलग रचनाएं हैं, तथा बाद में हम जब इतिहास को पढ़ते हैं तो ये बात मालूम चलता है कि किन किन स्थानों के नाम बदले गए और उनके प्राचीन नाम क्या हैं। मैं इस पे बहुत ज्यादा, क्योंकि भूगोल में, पौराणिक भूगोल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो विषय ही अलग हो जाएगा कि उस समय क्या नाम था और इस समय क्या नाम है। तो ये कार्य मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा कि आप लोग इसका अध्ययन करेंगे कि जो प्राचीन नाम था और वर्तमान नाम में क्या क्या अंतर हो चुके हैं। और इसके बाद से हम लोग आज के जो है पाठ की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आपको बताया था इसके पहले कि यहाँ पर जो जब तक मैं 2 राउंड का ज्वाइन कर चुके है, होंगे तो फिर क्या भूमि राउंड पे कर बताया कि 6 नगरों की स्थिति आचार्य ने बताई, भास्कराचार्य ने 6 ये नगरों को जंप कैसे कर चुकी किया है था। तो थोड़ा जल्दी करते थे देख बंद कर दे माइक। राजीव जी आप अपना माइक ऑफ करेंगे। तो भास्कराचार्य ने क्या किया कि नियामक के रूप में 6 नगरों को लिया था। अब आपको बताऊं कि जो ये 6 नगरों की स्थिति मानी गई उसमें लंका को सबसे बीच में माना गया। इसमें हमने आपको पिछले भी कक्षा में बताया था कि जो हमारी लंका की जो प्राचीन, क्योंकि आप जानते हैं कि जो समस्त भौगोलिक मानक है उन मानकों का भी चलन होता रहा है। मतलब जो हमारे अपने वो बंद करिए माइक को। भुवन जी आप अपना माइक ऑफ करेंगे, जिन भी लोगों का जो है माइक ऑन है कृपया अपना माइक बंद कर लें। राज सोलंकी जी, हाँ। तो क्या होता है कि जो प्राचीन जो स्थान है उन स्थानों में भी परिवर्तन हुआ, आप जानते हैं, क्योंकि समुद्र का तल और भूमि ये दोनों ही किंचित आगे पीछे जो है कालांतर में होते हैं। ये क्यों होते हैं ये सब हम जानते हैं कि जो हमारे प्लेट्स हैं धरती के वो जो है संचालित होते रहते हैं। यहाँ क्या होता है कि जिस लंका की बात की गई वो लंका प्राचीन समय में 0 डिग्री अक्षांश पे स्थित थी। तो कहते क्या है कि जब वारों का भी निर्धारण आचार्य करते हैं कि रविवार पहले क्यों हुआ, तो कहते हैं कि लंका नगरियाम उदयाच भानो तस्यैव वारो प्रथमो बभूव।
मतलब लंका नगरी में जिस दिन मैंने जो पहले सूर्य देखा गया, तो पहले सूर्य को ही देखे जाने के कारण जो पहला वार हुआ वो रविवार हुआ। इसका एक जो है वैज्ञानिक कारण देते हैं सूर्य सिद्धांतकार जो है आगे जाकर के, वो कहते हैं कि इसके पीछे एक छोटा सा कारण वो बताते हैं कि मंदा दधा क्रमेण चतुर्था दिवसाधिपा। हम लोगों ने जो जियोसेंट्रिक ग्रहों की पोजीशन देखी थी कि जो आवृत तोयम क्रमात् चंद्र बुध शुक्रार भूभुआम गोलर जीवार की भानाम च क्रमाद् ऊर्ध्वोद संस्थित, जो हमने देखा था कि जो सबसे ऊपर शनि की कक्षा है। तो सूर्य सिद्धांतकार जो है भगवान सूर्य स्वयं जो है मय को उपदेश देते हुए कहते हैं कि शनि के कक्षा के क्रम से जो चौथा जो अधा क्रम से जो चौथी कक्षा जिस ग्रह की होगी वही वारिस होगा। तो शनि के क्रम से जो चौथी कक्षा सब नीचे में आती है आप देखेंगे तो वो जो है सूर्य की आती है, इसलिए वो पहला वार रविवार या सूर्यवार हो जाता है। सूर्य के बाद से जो चौथी कक्षा नीचे क्रम में आती है वो जो है सोमवार होता है। और इस तरीके से जब आप चौथा गिनते जाएंगे तो मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि इत्यादि क्रम से ये 7 वार आपके हो जाते हैं। तो उस समय जो नियामक बताया भास्कराचार्य ने, क्योंकि आप देखेंगे कि जो भी ग्रह ला रहे हैं वो लंका देशीय ला रहे हैं, और लंका देशीय लाने के बाद से फिर उसको हम लोग स्वस्थानीय करते हैं, हर जगह की यही स्थिति होती है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, मतलब एक लंका हमारा मानक था, और वो मानक क्यों था, क्योंकि वो हमारे बिल्कुल भूगोल के बीचों बीच था। भाई भूगोल के बीचों बीच क्यों था, क्योंकि लंका से ही दोनों ध्रुव ऐसे थे जो देखे जाते थे। जो लंका माने जो रावण की राजधानी थी, यानी अपना जो उसका शासन था जहां पे, तो उसको कहते हैं भास्कराचार्य कि निरक्षजा रावण राजधानी। जो रावण की राजधानी है वो एकदम बिल्कुल निरक्ष देश पे स्थित है। लेकिन अभी हम जब निरक्ष की बात करते हैं तो वो किंचित जावा सुमात्रा जो द्वीप है वहां पड़ता है, मतलब वो अभी उसकी स्थिति बिल्कुल समुद्र में आती है। तो हो सकता है कि जब आपने जो है वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस भी पढ़ा होगा तो वहां पे भी आती है कि उलट पुलट लंका सब जारी। भाई हनुमान जी ने जब लंका जला ही दिया, और क्या लंका का जो है शेष भाग पानी में रहा, क्या बाहर रहा, अभी जो श्रीलंका है उसकी क्या स्थिति है, वो तमाम बातें वो अन्यतर हो जाती हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि जिस समय हमारे ग्रंथ रचे गए उस समय जो है लंका जो थी वो निरक्ष देश में थी। अच्छा, एक ग्रंथ रचे कब गए थे, इस पे जब एक बात आती है तो सूर्य सिद्धांतकार कहते हैं, जैसे मान लीजिए हमने देखा कि सूर्य सिद्धांत शिरोमणि जो भास्कराचार्य जी ने लिखी, उन्होंने जो है वो आकर के 12वीं शताब्दी में वो लिखते हैं। और सूर्य सिद्धांत के बारे में कई मत है। सूर्य सिद्धांत के बारे में कई मत इसलिए हैं कि ये मानते हैं कि सूर्य सिद्धांत की रचना 11वीं 12वीं शताब्दी तक जो है होती रही, उसमें कई अंश जो है प्रक्षेपित किए जाते रहे। जो आचार्य वाराहमिहिर का सूर्य सिद्धांत है, सूर्य सिद्धांत इन द सेंस आचार्य वाराहमिहिर ने सूर्य सिद्धांत नहीं लिखा, वो कहते हैं कि पंच सिद्धांतिका में उन्होंने सूर्य सिद्धांत का संकलन किया। मतलब उस समय जो 5 सिद्धांत प्रचलित थे उसमें ये कहते हैं कि स्फुटतरः सावित्रः परिशेषौ दूर विभ्रष्टौ। जो उस समय के सिद्धांत जो प्रचलित थे उस समय सूर्य सिद्धांत जो था वो सबसे ज्यादा स्पष्ट, और उसके द्वारा जो आनीत ग्रह थे वो आकाश में दिखाई देते थे। लेकिन वो जो प्राचीन सूर्य सिद्धांत था, वो सूर्य सिद्धांत और वर्तमान जो हम लोगों के सामने सूर्य सिद्धांत आज मिलता है, अनेक टीकाएं जिसकी हो चुकी है, बर्जस जैसे विद्वानों ने भी उस पर टीकाएं अंग्रेजी में लिखी। कपिलेश्वर शास्त्री जी की जो तत्वामृत टीका है, क्या सुंदर टीका है, आप देखिए कमेंट्री एक एक मतलब रेसा रेसा वो खोल देते हैं बिल्कुल सूर्य सिद्धांत का। तो ऐसे लोगों ने जो टीकाएं लिखी हैं तो वो सबके सब आचार्य कहते हैं कि ये लिखा गया ग्रंथ जो है सतयुग के अंत का है। क्यों है, क्योंकि भगवान सूर्य वहां स्वयं ही कहते हैं कि अल्पावशिष्टे तुकृते मयो नाम महासुरः रहस्यम परमम पुण्यम जिज्ञासुर ज्ञानमुत्तमम। मतलब अल्पावशिष्टे तुकृते, कृतियों के एकदम अल्प अवशिष्ट रह जाने पर। अब इस जो अल्प शब्द की व्याख्या है अगर आप देखेंगे तो कई बार क्या होता है कि हम ये मान लेते हैं कि सतयुग कुछ समय शेष था। भाई बात तो बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रही है कि आचार्य कह भी रहे हैं यहाँ पे कि कृत्य जो है अल्पावशिष्टे तो कृत्य तो अल्पावशिष्टे, मतलब सतयुग के अल्प अवशिष्ट, अल्प माने थोड़ा सा भाग कुछ रह गया होगा। फिर जब आगे के आचार्य टीकाकार जब आते हैं तो वो कहते हैं कि भाई साहब ये अल्प शब्द से आप क्या लेते हैं, अल्प मतलब क्या मानेंगे। तो आप सभी को मैं एक छोटी सी दृष्टि दूंगा जो आपको पढ़ने में भी बड़ा आनंद आएगा और ये आपके स्वाध्याय का भी बड़ा रुचिकर विषय बनेगा। अपने यहाँ क्या है, भारतीय ज्योतिष में जो अपनी परंपरा रही है, या यूं कह लें कि भारत की जो एक वैदिकी परंपरा रही है, जो एक ऋषि परंपरा रही है,
इनके कहने का और संख्याओं को बताने की एक जो पद्धति है वो पद्धति इनकी कुछ भिन्न है। आप सूर्य सिद्धांत अगर उठा करके देखेंगे तो जो संख्याओं का जो मान दिया हुआ है वो संख्याओं के मान वस्तुओं से निर्देशित किए गए हैं। जैसे आपको कल बताया था कि जिन शब्द का अर्थ 24 होता है ना। इसी प्रकार से अगर सागर कहते हैं तो 7 ले लेते हैं, अर्णव शब्द कहते हैं तो 7 ले लेते हैं, इसी प्रकार से जो है शैल शब्द से 7 लेते हैं। मतलब क्या था कि अगर सूर्य कहते हैं तो 12 ले लेते हैं। तो ये एक संख्याओं को बताने की एक पद्धति थी। तो एक तो पद्धति जो सामान्य अपने यहाँ ज्योतिष शास्त्र में ली गई, आप देखिए भावों के भी नाम अलग अलग इसी प्रकार से आचार्यों ने रखे हैं। तो क्या होता है कि एक ये पद्धति साफ थी, हम लोगों को समझ में आ जाती है कि भाई आपको मालूम है कि द्वादशादित्य, तो आदित्य शब्द से आप 12 ले लेंगे। रुद्र शब्द कोई कहे तो रुद्र माने जो है रुद्र एकादश है तो आप एकादश संख्या ले लेते हैं। समस्या कहाँ आती है, अभी आपके इसी अगले चैप्टर में जब भगण की बात आएगी तो आचार्य कहेंगे ख्युघ्री। अब ख्युघ्री कह दिया तो संख्या हो गई जो है आपको 4,32,000। अब कैसे ये ख्युघ्री लिया तो आपको बताऊं, एक आर्यभट्ट की अपनी एक पद्धति जो उन्होंने स्वयं विकसित की, उसको बोलते हैं कि जो है अवर्गांक पद्धति। इसको आप जरूर देखेंगे, अगर आपके पास में आर्यभट्टीय होगी या नहीं भी हो तो इसकी हिंदी कमेंट्री आपको बड़ी अच्छी आपको इंटरनेट आर्काइव पे मिल जाएगी आर्यभट्टियम की। और उसके 10 गीतिका पाद में ही आचार्य ने संख्याओं के मान को जो है परिवर्तित करने का तरीका बताया। क्योंकि पहले का भाई ये विज्ञान था और विज्ञान को जानते हैं कि सामान्य उसका जो फार्मूला होता है कोई भी सामान्य व्यक्ति जो उसको नहीं पढ़ा होगा परंपरा से नहीं समझ पाएगा। तो वहां पे कहते हैं कि वर्गाक्षराणी वर्गे अवर्गाक्षराणी अवर्गे कात न मऊ यह खद्विनव के स्वरानव वर्गे वर्गे नवांत्य वर्गे वा। वहां पे इसके लिए एक सूत्र बताते हैं और कहते हैं कि इसी सूत्र के द्वारा आप इसको समझ सकते हैं और आप उसको जान सकते हैं। तो ये तो दूसरी पद्धति हो गई। तीसरी जो पद्धति है वो कटपयादि वर्ग संख्या पद्धति है। कटपयादि वर्ग संख्या पद्धति कहने का क्या मतलब होता है, वो कहते हैं कि क ट प य को एक मानना है और नी यी च शून्य गेयम, न और य को जो है आपको शून्य लेना है। मतलब जहां भी संख्याओं में न और य आएगा वहां उसको शून्य ले लेंगे और क से लेकर के फिर जो है पहले क से 1 लेकर के चलेंगे तो क ख ग घ ङ का मतलब हुआ 1 2 3 4 5, फिर च छ ज झ य तक जाएंगे तो हमारी संख्याएं जो है, तो अब य को तो आपको लेना नहीं है क्योंकि नी ई च शून्य गेयम, न और य जहां आएगा वो शून्य हो जाएगा और 5 4 9 तक की संख्याएं यहां से आप लिख लेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कटपयादि वर्ग संख्या पद्धति। अब कई ऐसे हमने आपको एक उस दिन जो श्लोक बताया था, आपको ध्यान होगा कि जब पाई के मान की चर्चा आती है तो वहां पे लिखते हैं, एक श्लोक है कि गोपी भाग्य मधुव्रात श्रृंगिरो दधिसंधिग खल जीवित खाता व गलहाला रसंधर। वहां क्या कहते हैं आचार्य कि गोपी भाग्य मधुव्रात। अब देखिए गोपी कह देने से कितने संख्याओं का बोध हो जाता है। तो कहते हैं गो अगर कहा और इसको हम क्या करते हैं कि कटपयादि संख्या पद्धति से जब इसका अर्थ लेते हैं तो गोपी का मतलब कितना हो गया, क्योंकि मात्राओं की तो गणना होती नहीं है तो क ख ग माने 3। ठीक है ना। प जब आता है तो उसको कहते क ट प को 1 लेना था तो 1 है ना, तो गोपी। फिर भ है तो प फ ब भ मतलब 4, 3.14 और ऐसे करके जब पूरे संख्या को आप करेंगे जो है परिवर्तित तो दशमलव के बाद 32 डिजिट का मान आपको पाई का प्राप्त हो जाता है। तो मतलब क्या था कि ये आचार्यों की एक विशिष्ट रचना शैली थी जिसमें वो अपने ग्रंथों को लिखते हैं। तो क्या होता है कि ये जो हम लेते हैं ना सूर्य सिद्धांत का मान, तो सूर्य सिद्धांतकार कहते हैं कि भाई साहब ये जो अल्प कहने का मतलब था सूर्य सिद्धांतकार भगवान सूर्य का, वो अल्प मतलब थोड़ा सा शब्द में नहीं है। वो कहते हैं कि अल्प मतलब था वहां पे 108 वर्ष। तो कहते हैं कि जब 108 वर्ष कलयुग में सतयुग में अवशिष्ट था उस समय सूर्य सिद्धांत की रचना की गई। और उस समय जो है भाई जानते हैं कि जब उस समय रचना की गई उस समय की जो भौगोलिक स्थिति थी, तो सतयुग के बाद से हमारी त्रेता गया, त्रेता के बाद द्वापर का समापन हुआ और द्वापर के बाद कलयुग का समापन हुआ। इतने लंबे अंतराल में जाहिर सी बात है कि भौगोलिक चेंजेज आपको बहुत सारे हुए होंगे।
तो इसीलिए जो वर्तमान लंका का जो स्थान है वो बिल्कुल 0 डिग्री अक्षांश पे नहीं है, इसका ऐसा आचार्यों का अभिमत है। अब बात आती है कि अब ये लंका थी कहां, तो हम अब फिर उसी प्राचीन मान पे एक बार चलते हैं। तो कहते हैं आचार्य कि यह जो लंका है वो कहां थी। तो अब हम लोग आते हैं, बिल्कुल एक मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूं, स्क्रीन सबको दिख रहा है ये वाला जो है, हाँ सर दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं इस वाले चित्र पे, ठीक है। अब मुझे लग रहा है नहीं रहा है, स्क्रीन नहीं दिख जो रहा मैं है माउस घुमा रहा हूँ वो भी आपको दिख रहा होगा सभी को। सर, स्क्रीन दिख नहीं रहा है। आप एक बार फिर से आप अपना नेटवर्क चेक करें जो है। दिख रहा है सर। नहीं सर को फिर से एक बार आप सर्च कर लीजिए, 2 विंडो में सर आ रहे हैं। सर दिख रहा है, बहुत स्पष्ट दिख रहा। तो अब देखिए इस चित्र में जब आप देखेंगे, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यह जो सत्र है आप सभी इतने अनुभवी लोग जुड़े हुए हैं जिनका कि अपने अपने क्षेत्रों में एक विशिष्ट अध्ययन रहा है, और यूं कह ले कि हम लोग एक बड़ा सुंदर रोज चर्चा सत्र करते हैं और कहीं ना कहीं इसको कई बार परिमार्जित और परिवर्धित करते हैं, एक दूसरे के साथ अपने अनुभव को साझा करते हैं। और ज्योतिष शास्त्र के जो कुछ अनछुए पहलू हैं जो हम सभी के लिए हैं, क्योंकि मनीषियों ने तो उसको छू रखा है, हमारी मेधा वहां तक नहीं पहुंचती है, तो हम लोग अपनी मेधा को वहां तक ले जाने का प्रयास करते हैं। तो अब आप देखेंगे कि भूगोल पर 4 पुरियों की स्थिति आचार्य जो बताते हैं। अच्छा, एक थोड़ा सा इसका निदर्शन करने का प्रयास मैं आपको एक पुस्तक और बताऊंगा। पुस्तक का नाम है पुराण विमर्श। तो पुराण विमर्श में भी देखिए किसी ने शेयर किया तो पुराण विमर्श में भी क्या है कि एक ग्रंथ है, मैं आपको बता देता हूं, वहां पे कुछ मैंने स्थानों के नाम जो है आचार्य ने बताए हैं कि भाई किस किस स्थान का वर्तमान में क्या हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। तो अब अगर आप इस जो मैंने क्षेत्र आपके सामने खोला है, ये एक जो पीले कलर का गोला दिख रहा है, स्क्रीन कर दीजिए सर, इसको फुल स्क्रीन कर देंगे फुल प्लीज, स्क्रीन वो ही अच्छे से क्लियर नहीं है। हाँ ये अब आप सबको दिख रहा होगा। जी 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 सर दिख रहा अब है। ये देखेंगे कि दिख जब रहा है। यहाँ पे जो आपका श्लोक है कि लंका कुमध्ये यमकोटिरस्या प्राक पश्चिमे रोमकपतनम च अधस्ततः सिद्धपुरम सुमेरु सौम्येथ याम्ये वडवानलश्च कुवृत्त पादांतरितानि तानि स्थानानि षड्गोलविदो वदन्ति वसन्ति मेरौ सुरसिद्ध संगा और्वे च सर्वे नरकाः सदैत्याः। अब ये इसका तात्पर्य क्या हुआ? पहले कहते हैं आचार्य कि लंका कुमध्ये, एकदम भूमि के मध्य में। अब एक चीज जब आपको ये डायग्राम समझ में आ जाएगा तो बाकी आप स्थानों का स्थापन इस पृथ्वी पे कर लेंगे। तो अब क्या है कि आप देखेंगे कि जो प्राचीन काल में जो स्थितियां थी नगरों की, उनको मापन के हिसाब से कैसे स्थापित किया गया। तो कहते हैं आचार्य कि बिल्कुल भूमि के मध्य में लंका है। मतलब क्या था कि राम, अब एक चीज और देखेंगे कि जो मयासुर था, जो सूर्य सिद्धांत जिसको भगवान सूर्य ने उपदेश किया, तो वो मयासुर जो था वो रावण का ससुर था। अब रावण जो है उसका दामाद, और उस समय रावण को जानते हैं आपकी बहुत बड़ा मतलब जो है दैवज्ञ था, बहुत बड़ा इसका ज्ञानी था। तो क्या किया कि भाई जानते हैं कि वर्तमान समय में जिसका वर्चस्व उसी के हिसाब से सारी चीजें सेट की जाएंगी। तो इसी तरीके से लंका को माना गया कि बिल्कुल भूमध्य पे, और था भी जो है लंका थी भी बिल्कुल भूमि के बीचों बीच। तो लंका कुमध्य, बिल्कुल भूमि के बीचों बीच लंका है। अब इस लंका से, जैसे इस फोटो में आपको एक 2D जो डायग्राम दिख रहा है, इसको एक आप गोले पे कल्पना कीजिए। और जो मैंने आपको बताया था कि 360 डिग्री का गोला होगा, तो जब 360 डिग्री का गोला होगा तो उसमें आप देखिए कि 90-90 डिग्री के 4 स्थान होंगे, 9 चौको 36, एक चूड़ी पे चारों कोनों पे आप 4 जगह बैठा दीजिए। बात समझ में आई ना? तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस चूड़ी के सबसे मतलब जो बीच वाले भाग में कौन स्थित है? लंका। तो लंका कुमध्ये यमकोटि अस्याह प्राक, अस्याह प्राक माने इसके पूरब में कौन सा स्थान है? ये देखिए यमकोटि है ना। लंका किधर है? बीच में। इस सिद्धपुर पे मत जाइएगा, हमने उसके नीचे क्यों लिखा आपको बता रहा हूं। लंका कहाँ है? बिल्कुल बीचों बीच। तो लंका कुमध्ये
और यम कोटि अस्याह प्राक, अस्याह प्राक का मतलब हुआ इसके पूरब में जो है वो यमकोटि नामक जो है नगर है। और कह रहे हैं क्या फिर अगले लाइन में कि पश्चिमे रोमक पत्तनम च, और इसी लंका से पश्चिम भाग में। अब एक चीज देखिए कि अगर हम कहते हैं कि अगर एक गोला है या एक चूड़ी है या एक सामने ये आपके फोन है, हम इसको मानते हैं कि अगर ये गोल है तो इस एक छोर पे यहाँ पे जो है लंका है हम मान लें, और लंका से ठीक जब हम 90 डिग्री के माने अंतर पर जो है कौन है नगर, यमकोटि पूरब में, और पश्चिम में जो है कौन सा है, रोमक पत्तन है। अब रोमक पत्तन जो है अब अगर एक दूसरे कोने पे है, मतलब लंका से दाएं साइड में 90 डिग्री पे कौन स्थित है, अगर हम जो है सुमेरु की तरफ मुंह करके खड़ा होंगे तो यमकोटि, और बाएं साइड में रोमक पत्तन। और ठीक जो है अपोजिट साइड यानी लंका से ठीक अपोजिट साइड, तो यहाँ पे एक आचार्य शब्द प्रयोग करते हैं कि अधस्ततः सिद्धपुरम सुमेरु। इतना कह के भास्कराचार्य जी का मन खराब हो गया, कहे अब यार हम ऐसा बता दे, क्योंकि उस समय भी भास्कराचार्य जी भी परेशान रहेंगे, 3D की व्यवस्था उनके पास भी नहीं बन पा रही होगी, तो कहे कि अभी हम इसको बताएंगे कैसे होगा। तो कहे कि बीच में पहले लंका को रख लीजिए और एक साइड में जो है आप क्या करिए, यमकोटि को रखिए, और एक साइड में 90 डिग्री के दूरी पर किसको रखिए, रोमक पत्तन को रखिए, और तब कह देते हैं अधस्ततः सिद्धपुरम। अब कहते हैं कि ठीक है, लंका के जस्ट अपोजिट साइड में, यानी लंका अगर इस छोर पे है तो इस छोर पे कौन होगा, इसमें जो है सिद्धपुर। इसलिए हमने लंका के नीचे, मैंने लंका के उस पार उस पाली में चूड़ी का यदि किनारा है, अगर यहाँ पे लंका है, यहाँ पे आपको यमकोटि है, यहाँ पे सिद्ध जो है रोमक पत्तन है, तो लंका के ठीक अपोजिट सिद्धपुर है। ठीक है, तो आचार्य अब कहना था तो कह देते हैं कि अधस्ततः, अब मैंने जिधर लंका है ठीक उसके नीचे कौन है, तो कहते हैं सिद्धपुर। और एक बात फिर वो साफ कर देते हैं कि सुमेरु सौम्य, इसी श्लोक में देखिए अधस्ततः सिद्धपुरम, सुमेरु सौम्य, जो सुमेरु है वो सौम्य माने उत्तर में है, और बड़वानलश्च याम्य, और जो बड़वानल नामक स्थान है वह जो है दक्षिण में स्थित है। इतना आचार्य इन्होंने कहा, और कहे कि स्थानानि तानि षड्गोलविदो वदन्ति, ये खलु गोलविदाः सन्ति, ये ज्योतिष शास्त्रम जानन्ति गोलम जानन्ति ते इत्थम वदन्ति। जो गोल को जानने वाले जो आचार्य हैं, जो गोल को जानने वाले मतलब जो ज्योतिष शास्त्र को जानते हैं, जो भूगोल को जानते हैं, वो ऐसे 6 स्थानों को अपनी पृथ्वी पे गणना के लिए बताते हैं। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई होगी। अब लेकिन इन्होंने कह दिया था एक और बात, कहा कि अब कहे कि जैसे नहीं पूरब में रखना है, पश्चिम में रखना है, तो हम लोग के जैसा कोई जिज्ञासु रहा होगा, उसको भी समस्या फंसी। वो कहा कि ठीक है, अगर आप आचार्य जी कह रहे हैं कि लंका से पूरब में काम करिए, यमकोटि को रखिए, पश्चिम में रोमक पत्तन को रखिए, तो हम कितना दूर रखें, क्या एकदम लंका के बगल में दाएं साइड में जो यमकोटि को रख दें और बाएं साइड में रोमक पत्तन को रख दें? तो कहते हैं आचार्य नहीं, ऐसा नहीं करिए। अगले श्लोक में उसको कहते हैं कुवृत्त पादांतरितानि तानि स्थानानि षड्गोलविदो वदन्ति। कुवृत्त मान इस पृथ्वी को यदि हम एक वृत्त मान लें तो इस वृत्त में पाद अंतरितानि, पाद माने होता है चतुर्थांश, यानी 360 डिग्री का जो चतुर्थांश होगा माने 90 डिग्री, तो इन नगरों का अवस्थापन 90 डिग्री पे करना है। यानी बीच में लंका को रखेंगे तो 90 डिग्री दाएं साइड में यमकोटि को रखेंगे, 90 डिग्री बाएं रोमक पत्तन को रखेंगे, और जब 90 पे 2 बन जाएंगे तो क्या होगा, जो चौथा सिद्धपुर होगा वो ठीक लंका के अपोजिट आएगा। और आप देखेंगे कि लंका से जो सुमेरु है ठीक 90 डिग्री उत्तर, और लंका से जो बड़वानल है वो ठीक जो है 90 डिग्री दक्षिण में स्थित है। जैसे हमारी पृथ्वी की स्थिति है कि भाई पृथ्वी के 0 डिग्री अक्षांश से ठीक उत्तर में हमारा उत्तरी ध्रुव पड़ता है पृथ्वी का, और दक्षिण में जो है सीधा दक्षिणी ध्रुव पड़ता है। तो ये आचार्य जो है कहते हैं क्या कि स्थानानि षड्गोलविदो वदन्ति, ये 6 स्थान जो है गोल शास्त्र को जानने वाले आचार्यों ने बताया है। यहां तक बात आचार्य ने क्लियर किया। अब वो कहते हैं कि भाई अब हमने कहा कि भास्कराचार्य जी ने भी तो एक लाइन कह दिया था कि अधस्ततः सिद्धपुरम। अब उतने बड़े आचार्य, उनके भी दिमाग में ये बात पिन कर रही थी, कहे हमने कह तो दिया कि अधः में है, तो जो नीचे है उनकी स्थिति क्या होगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग सोच लें कि भाई हम लोग सब उनके सिर पे सवार हैं। अब हमसे जो नीचे होगा, क्या होता है जब हम लोग बड़ी बिल्डिंग देखते हैं कि जो हमारे नीचे वाले फ्लोर में है, अब वो उसकी स्थिति क्या होती है? हमारी स्थिति तो जस्ट उसके सर पे होगी, वो हमसे नीचे होगा। लेकिन ऐसी क्या
स्थिति इस पृथ्वी पे भी होती है। तो ऐसा भास्कराचार्य कहते हैं कि नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं है। तो कहते हैं कि क्या बात होगी वहां पे, क्या लॉजिक है। तो यो यत्र तिष्ठत्यवनिम तलस्थाम आत्मानमस्य उपरि स्थितम च, कहते हैं कि भूमो यो यत्र माने जो जहां पर भूमि पर बैठता है ना, यो यत्र अवनिम तिष्ठति, भूमि पर जो जहां बैठ जाए जाकर के वो क्या करता है, आत्मानम उपरि स्थितम इति मन्यते, वो मानता है कि मैं कहाँ बैठा हूँ, इस पृथ्वी के ऊपर बैठा हूँ, और जो हमसे ठीक अपोजिट साइड वाला होगा वो हमसे उल्टा बैठता है। तो भगवान का वो जो है भास्कराचार्य कहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है, सभी लोग जो है जो जहां पर बैठ रहे हैं वो अपने को ही ऊपर मान रहे हैं। और कहते हैं कि जो एक माने दूसरे से चतुर्थांश पे स्थित है, मतलब जो कहा ना कि लंका से, अब देखेंगे कि एक बात मैं भी अब क्लियर इसको और कराऊंगा कि लंका से यमकोटि की दूरी जब 90 डिग्री पे होगी, मैंने आपको कहा, और लंका से रोमक पत्तन भी ठीक 90 डिग्री पे है, तो कहा कि जो इधर 90 डिग्री वाले हैं तो उनको तो लंका वाला मानेगा कि भाई वो सब तिरछा ऐसे होंगे सब वहां पे। तो भास्कराचार्य जी कहते हैं कि कुचतुर्थ संस्था मिथश्च ते तिर्यग, है ना, तिर्यगिवा मनंती, मतलब क्या है कि वो एक दूसरे को परस्पर ऐसा मानते हैं कि वो वहां तिरछा बैठा होगा। तो कहते हैं भास्कराचार्य जी, बीच में पूछे 55 पेज बढ़ा रहे हैं ना आप गोल अध्याय में, है ना? हाँ, तो अब ये बात वो बता देते हैं। तो आगे कहते हैं एक बात वो कि अब क्या इसके पीछे कारण है, तो कहते अधः शिरस्का कुदलांतरस्था छाया मनुष्या इव नीर तीरे, जैसे कोई मान लीजिए व्यक्ति पानी के किनारे खड़ा हो तो उसको क्या लगेगा कि भाई हमारी जो छाया है वो पानी पे ठीक, जो आप देखेंगे तो 90 डिग्री पे बिल्कुल ऐसे अपोजिट बनेगी, मतलब हम ऐसे खड़े हैं और इधर से सूर्य का प्रकाश पड़े तो हमारी छाया पानी में बनेगी, तो पानी में भी जब बनेगी तो उसको क्या लगेगा कि भाई ये तिरछा है, ऐसा उसको समझ में आएगा। तो कहते हैं भास्कराचार्य जी कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे क्या है, एक ठीक इसमें वो वाला श्लोक नहीं दिया, इसके बाद का वो श्लोक है कि आपको बताया था कि कदम्ब कुसुम ग्रंथि केसर प्रसरैरिव, ये सिद्धांत शिरोमणि का वचन है जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे आपके पुस्तक में, और 20वां जो श्लोक है इसके बाद का वो श्लोक है कि कदम्ब कुसुम ग्रंथि केसर प्रसरैरिव, मतलब जो कदम्ब का फूल होता है उस कदम्ब के पुष्प के समान, ये यही वाली पुस्तक है गोलाध्याय, इसी में वो आगे का है, देखेंगे तो ठीक है ना। तो कहते हैं कि गोलाध्याय में भास्कराचार्य ने बताया कि जो जहां पर है वो अपने को ऊपर मानता है, वो कैसे, तो जैसे कदम्ब का जो फूल होता है उस कदम्ब के फल में क्या होता है, आप देखेंगे चारों तरफ से छोटे 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 वो निकले होते हैं, उसमें रेसे, तो जैसे रेसा को आप किधर से भी घुमाएंगे तो हर रेसा उसमें ऊपर से ही होगा, वैसी ही स्थिति ठीक जो है इस पृथ्वी पर भी है। अब क्या है कि यहाँ पे आगे बताते हैं आचार्य, ये आपको स्वयं के ही अध्ययन से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे किस प्रकार से जो है अलग अलग जो है द्वीपों की स्थिति है, और ये सारे जितने भी अब स्थापन है आप देखेंगे वो लंका को ही, अच्छा एक बात मैं और यहाँ पे बताना भी दिमाग से उतर रहा था फिर याद आया कि ये रोमक पत्तन, लंका और जो है आप देखेंगे यमकोटि और जो सिद्धपुर, ये 4 नगर हैं, ये सब के सब एक ही वृत्त पे स्थित हैं, यानी कि सब के सब नाड़ी वृत्त पे ही स्थित हैं। क्यों स्थित है भाई, क्योंकि वो सब एक दूसरे से ठीक 90 डिग्री पे अगर स्थित होंगे तो इन चारों की जो स्थिति होगी ना वो भूमध्य रेखा पे होगी। ये आप अपने समझने के लिए बिल्कुल आप रखेंगे, आप देखेंगे सामान्य में भी तो आपको तीनों एकदम बिल्कुल एक सीध में दिखाई दे रहे हैं ना। तो मतलब क्या है कि ये सब के सब निरक्ष देशीय स्थान थे, सबके सबकी स्थिति निरक्ष देश पे थी, और एक गोल पे होने के कारण से उसको चारों तरफ से आचार्यों ने ऐसा बताया, ठीक है ना। अब क्या है कि इन्हीं के स्थान के अनुसार जब इनका 6 नगरों का स्थापन इन्होंने कर दिया है, तो 6 नगरों के स्थापन के पश्चात जो है आचार्य जो है सप्तद्वीपा वसुमती ऐसा बता करके और बताते हैं कि ठीक इसी के अनुसार जो है इन नगरों का और इन द्वीपों का भी स्थापन होगा। और जो है उसको आपको विशेष अगर जानना है तो आप एक बार उठा करके पुराण विमर्श देखेंगे तो वहां पौराणिक भूगोल को जो है बहुत अच्छा बताया है। अब मेरू की जब बात आती है, आपको बताऊं, जब हमारे गुरुजी पढ़ाते थे, प्रोफेसर सच्चिदानंद मिश्र जी थे जो है, तो वो क्या करते थे कि
उनका एक बड़ा अच्छा लेख था। वो कहते थे कि जो वर्तमान समय में जो आज हम लोग का अजमेर जिसको हम कहते हैं, क्योंकि ये कई विवादित विषय, इस पे मैं बहुत नहीं जाऊंगा, प्राचीन काल का उसका नाम अजय मेरू था। तो कहते हैं कि कभी जो है, जो जिसको हम आज सुमेरु कह रहे हैं, अत्यंत प्राचीन काल में कभी जो है मेरू की स्थिति वहां पे थी। लेकिन आज के समय में क्या है कि बिल्कुल आप कह सकते हैं कि पृथ्वी के एकदम मतलब जो है नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे जो आपको उत्तर दिशा में जो सुमेरु है और दक्षिण दिशा में जिसको बड़वानल प्रदेश या कुमेरु कहा गया है, यही दोनों मेरू की स्थिति है। अब ये जो मेरू की स्थिति है दो क्यों बताई गई वहां, तो आचार्य कहते हैं वहां कि बसंती मेरौ सुरसिद्ध संघा। अब वहां क्या है, उत्तर में जो सुमेरु है उस सुमेरु पर क्या है, आपको देवताओं का वास। सर मेरू से आपका मतलब पर्वत से है या फिर वो कुछ? मेरू पर्वत, जी बिल्कुल। तो यहाँ और आचार्यों का मानना था कि बिल्कुल जो सुमेरु है ना, वो 0 डिग्री अक्षांश से ठीक 90 डिग्री पे वो स्थापित है। अब आपको बताया, जब 0 डिग्री के नगर ही अगर स्थानांतरित हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है वो मेरू का स्थान भी किंचित अंतरित हुआ होगा, इसमें कोई संशय नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जो आचार्य का अभिमत है वो मैं आपको बताता हूं। और कई बार क्या होता है आपको बताऊं, एक अध्यापक के नाते, कि हर बार आप अपनी जिद नहीं रख सकते कि नहीं ऐसा ही होगा। हर व्यक्ति के पास एक सोचने की एक अलग प्रतिभा होती है और हो सकता है आप हमसे भी कुछ बेहतर सोच करके उसका निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं। तो मैं सिर्फ शास्त्र का वचन आपके सामने रखूंगा और आगे का निर्णय जो है आप स्वयं के मंथन से निकालेंगे कि हम और किस प्रकार से इसको और बेहतर रख पाएंगे। खैर मैं आगे चलता हूँ। तो सर ये पेज 57 है ना जी, जो पढ़ा रहे हैं? हाँ, श्लोक संख्या 41। ये हाँ जी, ये 3.4 वाला। हाँ, भूगोल पर मेरू संस्थान एवं सप्तकुल पर्वत आदि की स्थिति। तो आपको बताया कि अब इसी प्रकार से अब सुमेरु और कुमेरु को, अब जैसे पहले इन्होंने क्या किया कि जो है पूरब पश्चिम को जो नगर लिए, इस पूरे एक वृत्त में इन्होंने क्या किया कि 4 नगरों को लिया और उसके हिसाब से बाकी सारे जो है द्वीपों की स्थिति बता दी। अब यहाँ क्या करेंगे कि सुमेरु और कुमेरु को लेकर के और 7 कुल पर्वतों की स्थिति जो है इसी एक, क्योंकि इधर उत्तर में हमारा हिमालय हो जाता है, तो कहते हैं ना कि अस्त्युत्तरस्याम ऋषिदेवतात्मा, इधर साहित्यकार भी कह रहे हैं कि हिमालयो नाम नगाधिराजः, जो उत्तर में है जो वो क्या है, हिमालय नाम का पर्वतराज है। और ये सारे के सारे जो है जो पर्वतों की अलग अलग श्रेणियां इन्होंने बताई, वो सारी की सारी श्रेणियां जो है यहाँ कह रहे हैं कि अलग अलग 7 श्रेणियां यहाँ पे स्थापित होंगी। फिर एक थोड़ी सी बात यहाँ पे भास्कराचार्य अलग कहते हैं। वो क्या कहते हैं आप जानते हैं कि जो पौराणिक भूगोल की चर्चा आती है तो भूरलोक, भूअरलोक, स्वरलोक, ये 7 लोकों की बात आती है। भूर्भुवः स्वः मह जनः तपः सत्यम, ये 7 लोक आपके हो जाते हैं। कुछ आचार्य थे, उनका मानना था कि भूलोक से ऊपर ऊपर के क्रम से जो है ये 7 जो है आपके ऊपर की जो है ऊपर के 7 लोक हैं, ठीक है ना। सबसे नीचे जिस पे हम लोग हैं भूलोक, फिर भूअरलोक, फिर महलोक, फिर तपहलोक, फिर जनहलोक और फिर जो है सत्यलोक, जहां भगवान नारायण बसते हैं। और यहाँ पे क्या कहते हैं कि भास्कराचार्य जी का एक अभिमत आप देखेंगे श्लोक संख्या 43 में, वो जो है किंचित अलग है। वो कहते हैं कि भूर्लोकाख्यो दक्षिणे व्यक्ष देशात, जो निरक्ष देश से दक्षिण में जो दक्षिण का जो भाग है उसको भूर्लोक कह दिया। तस्मात् सौम्यो भुवः, और उससे जो है उत्तर में जो है वो भूलोक है, जो है भूअलोक है। और कहते हैं कि स्वश्च मेरु, और जो स्वर्गलोक की कल्पना उन्होंने की है वो कहते हैं कि भाई जो आपका सुमेरु है वही स्वर्गलोक है। यहाँ पे ये भास्कराचार्य का अभिमत था। अब क्यों ऐसा ये कहते हैं, क्योंकि जब एक बात आ जाती है कि देवता इत्यादि कहाँ रहते हैं तो कहते हैं बसंती मेरौ सुरसिद्ध संघा। भाई जो देवताओं का और जो तपस्वियों का जो समूह है वह किधर रहता है, हिमालय पे रहता है। और हम लोगों के पुराणों का भी ये अभिमत है कि वो बार बार कहते हैं कि ठीक है देवता जो कहाँ रहते हैं, स्वर्गलोक में रहते हैं। तो ये कंट्राडिक्टरी हो जाता, वहां पे कंट्राडिक्शन हो जाता कि भाई देवता हिमालय पे रहते हैं आकि स्वर्ग में रहते हैं। तो कहा कि अगर हिमालय को ही अगर स्वर्गलोक कल्पना कर लिया जाए तो इसमें दिक्कत क्या होगी।
क्योंकि भास्कराचार्य ने अपने ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में बार बार समन्वय बैठाने का कोशिश किया है। आप देखेंगे ऐसी ही जब बात आती है ग्रहण की, तो कहते हैं भाई कि पुराण का अभिमत है कि राहु और केतु जो है वो सूर्य का ग्रहण कर लेते हैं, मतलब उसको आच्छादित कर लेते हैं, तो सूर्य भगवान उस समय बड़ी समस्या में होते हैं, हम जपदान करते हैं। तो कहते हैं कि भास्कराचार्य एक समन्वय बैठाते हैं कि आप जो भूभा कह रहे हैं, हम उस भूभा को ही राहु कह दे तो क्या समस्या जा रही। भाई एक शास्त्र के मर्यादा की भी रक्षा हो जाएगी, और भाई जाहिर सी बात है वो राहु केतु भी तमह रूप हैं, और यह जो पृथ्वी की जो छाया बनती है जिसमें आ करके जो है चंद्रमा घूमता हुआ प्रविष्ट हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि चंद्रमा को कोई दूसरा आच्छादित नहीं करता है। चंद्रमा जो है क्या होता है, वो घूमते हुए जब अपनी ही कक्षा में जब पृथ्वी के छाया में प्रवेश करता है तो ग्रहणग्रस्त हो जाता है। तो भास्कराचार्य कहते हैं कि उसी मतलब जो तमोमय संभुवर प्रदान सर्वागमानाम अविरुद्धम, एतत्, वहां भास्कराचार्य समन्वय बैठाते हैं कि वो जो राहु केतु भी थे उनको भी अब तमग्रह कहते हैं, छाया रूप कहते हैं। तो यहाँ पे भी अगर उनको तमोग्रह छाया रूप मान लेते हैं तो उसमें कोई अंतर नहीं है। तो इसी तरीके से भास्कराचार्य जी एक समन्वय बैठाते हैं, कहते हैं क्या कि भूर्लोकाख्यो दक्षिणे व्यक्ष देशात, व्यक्ष देशात माने निरक्ष देश से, यानी 0 डिग्री अक्षांश से, 0 डिग्री अक्षांश से, नाड़ी वृत्त वाले देश से, जो अगर दक्षिण का भाग है वो भूलोक है, जो उत्तर का भाग है वह भूअरलोक है, और जो आपका सुमेरु है वही स्वरलोक है। यहाँ एक जो है भास्कराचार्य ने एक बड़ा सुंदर ये बात जो है स्पष्ट किया है, और यहाँ पर ला करके फिर इस चीज को स्पष्ट कर देते हैं। क्या वो अंदर डस्ट आ गई होगी और कुछ नहीं है? क्या हुआ, आवाज आपकी नहीं आ रही? नहीं, उन्होंने ना त्रुटिपूर्ण माइक ऑन किया हुआ है। अच्छा जी, तो इस प्रकार से आप देखेंगे। लेकिन इस चैप्टर में अगर आपको जो जानने वाली बात है, एक बार हम प्रश्नों पे भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आप बार बार कहते हैं कि आपको प्रश्न भी डिस्कस करता चलो, ये जरूरी भी है कि ज्ञान के साथ साथ जो है परीक्षा भी हमारी होती रहे। तो यहाँ पे भूमि के उत्पत्ति का वर्णन गुणों सहित करें। तो आपको मैंने पहले ही दिन बताया था कि 2-3 जो इसकी प्रक्रिया, एक तो सांख्य वाली जो प्रक्रिया बताया था, और दूसरा मनसा खम ततो अग्नि वायु रापो धरा क्रमात, ये जो आपने देखा था ये वाला श्लोक जो सूर्य सिद्धांत की प्रक्रिया दी हुई है। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, जैसे सूर्य के आंख से जो है भगवान के आंख से जो है क्या होती है कि सूर्य की उत्पत्ति होती है, मन से चंद्रमा की उत्पत्ति होती है, और बाकी जो है 5 तत्वों से, ये जो है 5 तन्मात्राओं से इन 5 तत्वों की उत्पत्ति होती है। तो ये आगे जो आपने पढ़ा है इसको आप लिख सकते हैं। दूसरा, भूमि के वैशिष्ट में ये तमाम बातें आप लिख देंगे कि भूमि का स्वरूप कैसा है, इसका आधार क्या है, जो आपने पहले पढ़ा है, और क्यों चपटी दिखती है, क्यों गोल दिखती है, ये सारे विमर्श आपको उसमें आ जाएंगे। दूसरा, भूगोल के आधार एवं गोलापन की समीक्षा करें। आपको बताया भी था भाई भूमि गोल क्यों दिखती है, इस पर भी चर्चा हो गई है। और ये सर ये हरिओम माहेश्वरी जी को बोल दीजिए, माइक ऑफ कर लेंगे। हरिओम जी आप अपना माइक जो है ऑफ कर लेंगे, सभी को व्यवधान हो रहा है यहाँ पे। और इसी प्रकार से आप देखेंगे भूमि के आकर्षण शक्ति पर टिप्पणी करेंगे। तो भूमि के आकर्षण शक्ति को बताने के लिए आकृष्ट शक्ति चमही तयायत खस्तम गुरुम स्वाभिमुखम सुशक्त्या आकृष्यते तत्पतति व भाति समय समन्तात क्वपति त्वयंखे, जो श्लोक आपको बताया था, ये वाला श्लोक आकर्षण शक्ति के ही ऊपर है कि भाई सूर्य सिद्धांत में क्या कहते हैं कि सूर्य सिद्धांतकार कि यह जो हमारी भूमि है स्वशक्त्या धारणात्मिका, मोह बताते हैं कि वो अपनी धारणात्मिका शक्ति से आकाश में स्थित है। और 12वीं शताब्दी तक आते आते भास्कराचार्य उसको स्पष्ट नाम आकर्षण शक्ति देते हैं, तथा आकर्षण शक्ति के लिए जो सूत्र बताते हैं वो यह है, और ये कारण है कि कोई भी आकाश में फेंकी हुई जो गुरु वस्तु है, जो भारी वस्तु है, वो पृथ्वी की तरफ वापस आती है। तो उसका नाम भास्कराचार्य आकृष्ट शक्ति रखते हैं वहां पे कि आकृष्ट शक्ति चमही तयायत खस्तम, खस्तम माने आकाश में स्थित, गुरु माने किसी भी पदार्थ को, भारी पदार्थ को, स्वशक्त्या स्वाभिमुखम करसयति, अपनी तरफ अपने बल से खींच लेती है। तो ये देखेंगे। तीसरा जो 5वां क्वेश्चन है, भूमि के स्वरूप का विस्तृत परिचय दें। तो अब हमें नहीं लगता है कि ये भी भूमि का स्वरूप आपके लिए अनछुआ रह गया है। तमाम इसके ऊपर आपने जो है इतना अध्ययन किया है इसका कि अक्षांश जो है कैसे नगर स्थित है, कैसे तमाम चीजें हैं। तो यहाँ ये आपका जो है चैप्टर पूर्ण होता है।
सर इसमें जो महासागरों की स्थिति है पौराणिक रूप से, जिसमें ये विभिन्न सागर हैं, इच्छू सागर, दुग्ध सागर इत्यादि, तो ये हमारे जो वर्तमान जो पैसिफिक सी यानी प्रशांत महासागर, अटलांटिक सागर और हिंद महासागर इत्यादि हैं, तो इनका इनके साथ में क्या कोरिलेशन है? क्या इन्हीं के रूपांतरित नाम पौराणिक नाम है या वो सागर अलग थे, ये सागर अलग हैं? आपको बताऊं, ये जो आचार्यों ने जो नाम रखे, अब क्योंकि देखिए जैसे आप वर्णन आपको पुराणों में मिलेंगे कि उसमें जो इक्षु सागर का मतलब था कि जो गन्ने का रस होता है उस रस के समान उसका जल जो है सुस्वादु होता था। भास्कराचार्य भी लिखते हैं कि उसका पानी जो है समुद्र का इतना मीठा होता था। अच्छा, वहां महार्णव कहते थे पहले, सागर कहिए या महार्णव कहिए, तो अर्णव शब्द का मतलब होता है जल और महाअर्णव का मतलब हो गया जहां जल ही जल हो। तो उस समय वो इस प्रकार से भूगोल को बताते हैं। तो अब आचार्य का क्या अभिमत था या किस वो सिंबल को दिखाना चाहते थे, ये एक अनुसंधान का विषय है। उन्होंने ऐसा नामकरण किया था, लेकिन वास्तविकता में जो है जहां भी हम अगर देखते हैं समुद्र, वहां खारा पानी है, हो सकता है उसके कुछ जल का वैशिष्ट्य होगा जिसके चलते उन लोगों ने ऐसा नाम दिया है। तो ऐसा कहीं स्पष्ट नहीं लिखा है। और अंतिम प्रश्न ये था कि जो इसमें महाद्वीपों के जो नाम इत्यादि हैं, जैसे कि शाक शामल इत्यादि, तो अभी उस समय से लेकर अब तक जो भी अपना जो प्लेट टेक्टोनिक्स जो हुआ है, तो द्वीपों में परिवर्तन तो हुआ है, तो क्या मतलब वो उस समय के द्वीप ऐसे रहे होंगे जो कि भी वर्तमान में हम लोगों को जो अन्य द्वीप दिखते हैं, एशिया, यूरोप इत्यादि, तो क्या उनका तात्पर्य उसी चीज से था या कुछ अलग था? नहीं, उस समय देखिए, क्योंकि जो भी आचार्य लिखता है वो अपने समकालीन वस्तुओं को लिखता है, और हम अगर किसी भी चीज को देखते हैं हम अपने काल के हिसाब से उसमें संबंध जोड़ते हैं। आप एक वस्तु सोचें कि जिस समय एरोप्लेन का आविष्कार नहीं हुआ होगा, तो उस समय ये रामायण की मैंने जो कथा है कि वो विमान से जो है सीता माता जी को हर के ले जाता है रावण, ये सुन के एक मतलब प्रगल्भ ही तो लगता होगा कि अरे ये कैसे संभव है कि कोई गाड़ी आकाश में उड़ जाए। तो हम क्या करते हैं कि हम अपने समकालीन जिन चीजों को देखे रहते हैं, उन सब चीजों से हम क्या करते हैं, बार बार कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो उस समय ये चीजें रही होंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है आचार्यों ने लिखा होगा, तो निश्चित है कि उस समय का भूगोल जो है वैसा रहा होगा। धीरे धीरे आपको बताया, क्योंकि ये सारे ग्रंथ एक दिन में रचे नहीं गए, ये पुराण भी आपके अति प्राचीन है। भास्कराचार्य भी जिसको लिख रहे हैं, तो ये आपको एक आधार ग्रंथ में बता दूं ये कहां से भास्कराचार्य जी इनको उठा रहे हैं। भास्कराचार्य जी विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुयायी थे। तो उन्होंने देखेंगे कि जब बार बार बीच में उद्धरण देंगे वो, तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण का नाम भी लेते हैं। तो ये जो पौराणिक भूगोल है वो विष्णु धर्मोत्तर पुराण, और उसके पहले जो 6वीं 7वीं शताब्दी में आचार्य ब्रह्मगुप्त थे, क्योंकि ये कहते हैं कृति जयति जिष्णु जो गणक चक्र चूड़ामणि जयंती ललितोक्तयः प्रथित तंत्र सद्युक्तयः वाराह मीरादयः समलोक ये शाम कृति भवति माद्र सोप्य तनु तंत्र बंध प्रदेलपधि। वो कहते हैं कि वैसे आचार्य जिनको देख करके मेरे जैसा भी अल्प ज्ञानी आदमी इस तरीके से ज्योतिष शास्त्र के गणित के गणना में उद्यत हो गया, उसी प्रकार जो है मैं उन आचार्यों को नमस्कार करता हूं। और आदर्शभूत वो मानते हैं आचार्य ब्रह्मगुप्त को, कि जिष्णु जो है ना वो उन्हीं को कह रहे हैं वहां पे, ब्रह्मगुप्त को। तो ब्रह्मगुप्त को होते होते सोचिए 4वीं शताब्दी थी, और वो जिन पुराणों को आश्रय और जिन वेदों को आश्रय मान रहे हैं, तो वो जो है हजारों लाखों वर्ष पहले उनके हिसाब से लिखे गए। तो जाहिर सी बात है तब से और अब के भूगोल में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ होगा। तो ये 7 पर्वत जो दिए हुए हैं बुक में, सप्त पर्वत के नाम से कुछ दिया है, तो ये कहाँ पे होंगे? अभी आपको बताया कि जो है पौराणिक भूगोल के ऊपर जो है इस तरीके से थोड़ी सी चर्चा आपको पुराण विमर्श में है, क्योंकि आधुनिक नामकरण के लिए, और ये देखना होगा कि किसी ग्रंथ में कि आधुनिक नामकरण, क्योंकि अभी कई बार मेरी भी चर्चा होती है कई लोगों से, क्योंकि अगर इस तरीके की कोई पुस्तक मिलती है तो जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा कार्य होगा कि जो पुराने सूत्र थे उनको बैठाने में, और हो सकता है कि आप में से भी कोई व्यक्ति इस तरीके का कार्य जो है कर सकता है, जो कि अगर खोज ले कि पुराणों में जो जिस प्रकार से जियोग्राफिकल मैपिंग बताई गई है अगर कोई करता है तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन इस तरीके से बिल्कुल अभी कौन सा है, बुक में तो नाम दिए हुए हैं 9 भूखंडों के, उत्तर दक्षिण के भूखंडों के 9 विभाग दे रखे हैं, तो ये हमें वही लिखने कि वो क्या करेंगे कि लंका को और सुमेरु को आधार मान करके 9 भाग में बांट देंगे, लेकिन वो अभी एग्जैक्ट कौन सा देश है ये बताना मुश्किल है। ओके जी, अब सर आगे चलते पूछ सकते हैं कि जी ये जो रेफरेंस बुक्स दी हुई है चौखंबा की और बाकी जो हैं, जो आपके कॉलेज की भी कई प्रोफेसर्स ने लिखी हैं, वो दिल्ली में उपलब्ध नहीं है, तो कैसे मंगाएं? आप देखें, या तो इनकी साइट्स पे जा सकते हैं, या चौखंबा का नंबर जैसे उपलब्ध है इंटरनेट पे, आप उससे लेकर के ऑर्डर कर देंगे तो आपको भेज देंगे वो। ओके ओके
अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए आज के कक्षा में आनंद भी है, सब लोग एक एक करके क्वेश्चन पूछेंगे तो पूरी बातें भी स्पष्ट हो रही हैं। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब बात एक आती है भगण की, सूर्यादि ग्रहों के भगण। ये भगण क्या है, हम पहले इस पे आते हैं और इसके बाद से भगण कैसे होता है और कैसे मनीषियों ने इनका साधन किया होगा, ये सब देख के लगता है कि हम लोग आज जिस पे बैठ के मीमांसा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मनीषियों की बड़ी बहुत बड़ी तपस्या का देन है ये। क्योंकि आप सोचें कि पहले तो हम अभी 4 चीजें आपको बताएंगे जो उस दिन छूटी थी, और जो है मैंने कहा था कि उनकी चर्चा मैं भगणाध्याय में करूंगा। तो मैं एक ऐसा शिक्षक हूं जो मुझे बातें भूलती नहीं है, और मैं जबरदस्ती पकड़ के उस पॉइंट पे आता हूं जो छोड़ के मैं पीछे से आया था। तो इस पे मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि उस दिन एक प्रश्न आया था सिगरोच क्या है, मंदोच क्या है, पात क्या है। तो मैंने कहा था कि भगणाध्याय के अवसर पे मैं आपको एकदम इसमें बाकायदा स्नान कराऊंगा, और कैसे क्या है, क्यों है, कैसे इनके भगड़ हो रहे हैं, इस पे चर्चा करूंगा। तो अब थोड़ा मैं आता हूं इसी पे। पहले भगण क्या है और फिर सिगरोच, मंदोच, पात और ग्रह के जो भगण है इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला देखिए, भ मतलब होता है नक्षत्र या राशि, ठीक है ना, और गण मने होता है समूह। तो अभी जब हम लोग बीच में गोल पढ़ रहे थे तो आपको बताया था कि यह जो क्रांति वृत्त है, इसी क्रांति वृत्त में 12 राशियों की स्थापना की गई है गणना के लिए, ठीक है। मतलब मेष आदि जो 12, क्योंकि किसी ने एक दिन पहले ही कक्षा में प्रश्न किया कि सर जो है कितने तारे मतलब इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। तो देखिए तारे आकाश में अनंत हैं। किसी ने एक बार किसी से सवाल पूछा, और मैं बीच बीच में आपसे ऐसे विनोद वाले भी बात इसलिए कहता हूँ, मेरा उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं होता है, क्योंकि पढ़ाई को बहुत बोझिल करके नहीं चलना चाहिए। ये ज्ञान है, आनंद से लेते हैं तभी आनंद आएगा। तो किसी ने पूछा कि भाई साहब जो है हमारे सर में कितने बाल है, नाव था, बाल छिल बना रहा था। तो कहा कि अच्छा ठीक है, नीचे में जो पेपर बिछा के ऊपर छिलता हूँ, आप नीचे काउंट कर लीजिए कि सर से जितने बाल गिरेंगे उतने ही बाल होंगे। तो ये सवाल कि आकाश में कितने तारे हैं, ये भी कुछ वैसा ही है कि छत खोलिए, जाके बैठिए और आकाश में देखिए, काउंट करिए कितने हैं। खैर, तो होता क्या है, तारे बहुत हैं। अच्छा एक बात मैं थोड़ा आपको स्पष्ट कर दूं, तारा नक्षत्र में क्या संबंध है। कोई मुझे बताएगा, एक व्यक्ति कोई अपना माइक खोलेगा कि तारा और नक्षत्र में क्या अंतर। सर मैं बता रहा हूँ सर, तारा स्थिर रहता है, चमकता नहीं है सर, और नक्षत्र टिमटिमाता है। अच्छा, नक्षत्र टिमटिमाता है। और कोई एक अन्य व्यक्ति। सर तारों से मिलाकर हाँ, तारों से मिलाकर ही नक्षत्र का निर्माण होता है। तारों के समूह से कोई विशेष आकृति बनती है। जो कॉन्स्टेलेशन है वो तारों का समूह ही है, उसी को नक्षत्र कहा जाता है, जिससे फिर बाद में राशियों का निर्माण होता है। अच्छा, और कोई। बिल्कुल सर, तारों के समूह को ही नक्षत्र कहा जाता है। उनमें गति तारों नहीं के है। समूह को ही नक्षत्र कहते हैं। ठीक, चलिए अब इतने देखिए, हमने उत्तर सब आपसे लिए और इसमें कई उत्तर सामने आए, और वास्तविकता क्या है, क्योंकि एक दैवज्ञ सर नक्षत्र ही थी, नक्षत्र मतलब जिनका क्षरण नहीं होता, चलन नहीं होता, नक्षत्र हमेशा स्थिर रहते हैं। बस हम लोग परिभाषा यहीं रोकते हैं और अब एकदम मूल पॉइंट पे आ जाते हैं, क्या है कैसे है। एक बार मेरी भी ओपिनियन में अपनी रख लूं कि आप लोगों ने बहुत सुंदर बताया, सबको थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आई हैं, लेकिन कुछ बातें इसमें कुछ एक दो लोगों ने बताई, वो बड़ा अच्छा बताया कि क्या है। एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, आप हमेशा जानेंगे कि जो नक्षत्र शब्द बनाना, वो नक्षरतीति, नक्षत्र मतलब जो है जिसमें गति ना हो, तो उसको नक्षत्र कहा। मतलब इसकी जो गति होती है ना, अत्यल्प होती है, बहुत कम होती है। तो उसको कभी कभी आचार्य कहते हैं सैकड़ों वर्ष तक अगर आप जो है नग्न चक्षु से अगर वेध करोगे, अगर आप आकाश में देखोगे, तो आपको गति बहुत समझ में आएगी नहीं। दूसरी बात, जो अभी वास्तविकता में जो परिभाषा बनती है वो कैसे होती है, तो देखिए तारा, जैसे किसी ने कहा ना, आकाश में एक सिंगल पॉइंट जो आपको चमकता हुआ दिख रहा है वो तारा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही हम नक्षत्र कहते हैं ना, तो किसी ने बहुत सही बताया कि तारों का जो समूह है ना, वो नक्षत्र कहलाता है। अब आप देखेंगे कि मुहूर्त चिंतामणि में बताया है कि किस किस नक्षत्र में कितने कितने तारे हैं। हरियाणा वहां पे कहते हैं कि त्रित्यंग करके वहां पे श्लोक आया है, और दूसरा उनकी क्या क्या आकृति होती है उसको भी बताते हैं कि हरियाणा नाभम तुरगाश्च योनिम छुरो न एड़ा से मणिर्गिरहम च, कि भाई अश्विनी नक्षत्र में 3 तारे हैं और उनका आकार जो है घोड़े के मुख के जैसा है, इसीलिए उसको अश्विनी नक्षत्र कहते हैं, है ना। तो एक बात आप जाने कि जो तारा हम कहते हैं माने एक सिंगल स्टार, और जब हम नक्षत्र कहेंगे तो वो ग्रुप्स ऑफ स्टार। हाँ बताएं संजय जी, आप अपना माइक बंद कर ले संजय पराशर जी।
तो वो कहते हैं कि जब हम नक्षत्र कहेंगे तो आप ये जानिएगा ग्रुप्स ऑफ स्टार, और जब हम अगर राशि कहें ना, तो राशि कहने का तात्पर्य है 2.25 नक्षत्र, मतलब 2 नक्षत्र और जो है आपको उसका 1/4, यानी एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और 9 चरण की एक राशि होती है। बात समझ में आई ना? तो 2.25 नक्षत्र की एक एक राशि बनती चली जाएगी। ठीक है, तो अब मतलब आपको बात क्लियर हो गया कि जब हम नक्षत्र कह रहे हैं, क्योंकि जैसे देखिए ना सततारा नक्षत्र है ना, तो जो सततारा नक्षत्र है उसमें 100 नक्षत्र हैं, मतलब 100 तारे हैं। ऐसे ही जो है किसी में 5 हैं, किसी में 7 हैं, किसी में 3 है। तो नक्षत्र जो है क्या है, वो तारों के समूह हैं। अब इन नक्षत्रों सर सॉरी, एक क्वेश्चन था, ये जो तारों का समूह आप नक्षत्र बता रहे हैं उसमें एक मुख्य तारा भी होती है, ऐसा पढ़ा था मैंने, तो ये मुख्य तारा उसमें है, सुनिए, उसको योग तारा कहते हैं, ठीक है ना? अच्छा, योग तारा, मुख्य तारा मतलब अभी मैं आ रहा हूँ इस बात पे, तो ओके, थैंक यू। तो क्या हुआ कि अब जो मान दिया जाता है क्रांति वृत्त से कि कौन सा नक्षत्र जो है क्रांति वृत्त से कितने पे स्थिर है, क्योंकि एकदम सब क्रांति वृत्त के पटल पे है ऐसा तो है नहीं भाई। ब्रह्मा जी ने पकड़ पकड़ सबको तो सेट किए नहीं, तुम दाएं चलो क्रांति वृत्त में चलो, तुम बाएं चलो क्रांति वृत्त में, ऐसा तो हुआ नहीं। वो क्या हुआ कि उसमें देखा गया कि नक्षत्रों के भी शर होते हैं। शर माने होता है अंतर, कितना भाग वो दाएं या बाएं जा रहा है, तो उनके सारांश पढ़े गए। अब हुआ कि जब आप कह रहे हैं कि एक नक्षत्र में 3 तारे हैं, मान लीजिए अश्विनी में 3 तारे हैं, अब अश्विनी में 3 तारा है तो कौन वाला जो है अश्विनी को मेन मान लेंगे, तो उसमें कहा कि उन तारों में जो सबसे ज्यादा चमकीला तारा होगा उसी को योग तारा की संज्ञा दी गई है ना। तो अब खैर उधर अब हम लोग बहुत डीप उधर नहीं चलेंगे, यहां से फिर हम एक बार अपने टॉपिक पे, क्योंकि ये बातें जब हम आगे जा रहे हैं ना तो हमसे आगे कोई भी पूछेगा तो ये स्पष्ट होनी चाहिए। तो जो तारों का समूह था ना, नक्षत्र कहलाया, और हर नक्षत्र में एक योग तारा होगी, और क्या कंडीशन होगा कि 2.25 नक्षत्र की एक राशि बन जाएगी, और इन्हीं नक्षत्रों से मिला के ना तारों के वो क्या होता है कि एक एक स्वरूप बनता है, जैसे कन्या का बन जाएगा, नौका का बन जाएगा, तो ये तमाम स्वरूप आकाश मंडल में आपको दिखाई देंगे। ठीक है ना। अब क्या होता है कि अब ये जो क्रांति वृत्त में इन 12 राशियों की स्थापना कर दी गई। अब राशि गिनने से अच्छा था कि थोड़ा सूक्ष्म चलते, तो आचार्य ने कहा कि अब नक्षत्र से ले लीजिए। तो जब नक्षत्र से लिया, मतलब क्या हुआ कि अश्विनी नक्षत्र के आदि से कोई ग्रह चला और पूरा अपने कक्षा में घूमते 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 रेवती के अंत तक आ गया। रेवती का अंत माने अश्विनी का आदि, वही बात हुआ। माने अगर हम दुर्गा कुंड मंदिर का मान लीजिए बनारस में दर्शन करना हो, या काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करना हो, हम उसके मुख्य दरवाजे से एक परिक्रमा लेते हैं और पुनः लौट के जब एक मुख्य दरवाजे पे फिर आके खड़े हो जाते हैं तो हम कहते हैं अपनी एक परिक्रमा पूरी हो गई। तो एक परिक्रमा पूरा करने का मतलब हम कहते हैं हमने एक भगण पूरा कर लिया। तो भ माने राशि या नक्षत्र, और भ शब्द का प्रयोग आप सभी जानते होंगे, हमको लग रहा है जिन्होंने भी बृहद जातक आप सबने ही पढ़ा होगा। तो कहते हैं राशि क्षेत्र गृहर्क्ष भानि भवनम चैकार्थ संप्रत्या। राशि क्षेत्र गृह भम भानि ये सब एकार्थक संप्रत्यय में सब राशियों के ही पर्याय हैं। तो जो 12 राशियों का जो गण मने समूह है उसी को कहते हैं एक भगण। और सूर्य सिद्धांतकार भगवान सूर्य वहां क्या कहते हैं कि पौषणान्ते भगण स्मृतः। जब हम लोग पौष माने होता है रेवती, यानी जब कोई ग्रह जो है चलना शुरू किया और आकर के बिल्कुल रेवती, पौष माने होता है रेवती के अंतिम भाग पे जब खड़ा होगा, मतलब अश्विनी के आदि भाग पे खड़ा होगा। यानी कोई जैसे व्यक्ति मान लीजिए गंगा जी में उतरा, अंतिम सीढ़ी पर खड़ा है, तो अंतिम सीढ़ी माने उस सीढ़ी का अंतिम और गंगा जी का आदि एक ही बात होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे रेवती के अंत से लेकर जब कोई ग्रह अश्विनी से चले और रेवती के अंत तक प्राप्त कर ले तो उसको बोलते हैं एक भगण पूरा हो गया। ठीक है, यहां तक बात अब समझ में आ गई कि ये भगण क्या है। मैं शेयर बंद करता हूं यहां भी पहले। तो यहां पर क्या होता है कि ये बात क्लियर हो गई उनको कि पौषणान्ते भगण स्मृतः, सबको बात समझ में आ गई। और भगण जो शब्द बना वो भगण बना, भ माने राशि और गण माने समूह। जो राशियों का एक समूह था, पूरा का पूरा एक बेल्ट पे एक बेंच बना हुआ है, उस पे जब कोई ग्रह पूरा एक बार चक्कर एक रिवोल्यूशन पूरा कर लेता है तो हम एक रिवोल्यूशन जब वो पूरा करता है तो हम ये मानते हैं कि भाई इसने अपना एक भगण पूरा कर लिया।
अब ये बात समझ में आई। अब आचार्यों ने क्या किया कि जब ग्रह साधन के लिए 3 बातें कही, थोड़ा सा आचार्य यहाँ कहते हैं, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं, आपके चैप्टर के शुरू में लिखा है कि खेट स्फुटैर्य व फल स्फुटतम, स्पष्ट ग्रहों से ही जो है स्पष्ट फल की प्राप्ति होती है, इसलिए इन ग्रहों को जानना जरूरी है। और आपको मैं बताया जैसा कि अभी हम लोग 4 बातों पे चर्चा करेंगे कि ग्रह का भगण क्या है, मंदोच्च भगण क्या है, शीघ्रोच्च भगण क्या है और पात भगण क्या है, ठीक है ना। तो इस पे हम लोग आएंगे। अब क्या कंडीशन हो रहा है यहाँ पे कि ग्रह जब घूम रहे हैं ना, तो आपको बताया था कि कोई भी ग्रह बिल्कुल एकदम सीधा डिब्बा की तरह या रेलवे की तरह नहीं घूमता है। जैसे किसी किनारे से हम ही लोग जैसे परिक्रमा करते हैं तो क्या करते हैं, खट 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 आगे बढ़े, घूम करके एक चक्कर लगा के आ गए। लेकिन हम लोग भी अगर सोचिए कभी ऐसे घिरनैया जैसे लट्टू नाचता है, अगर आदमी नाच नाच के परिक्रमा लगाने लगे तो पहले एक चक्कर अपने जगह पे मारेगा, फिर जो है कम से कम 200-400 चक्कर उस मंदिर के, एक चक्कर लगाते लगाते कम से कम अपने अक्ष पे 400 चक्कर घूम लेगा, है ना। तो कंडीशन क्या थी कि आचार्यों का क्या मानना था, वो कहते हैं कि जो ग्रहों की कक्षाएं हैं ना, उन कक्षाओं में कुछ शक्ति है, एक जिसको कहते हैं वो कि एक वात रज्जु है। वात रज्जु माने उनके अंदर कुछ एक ऐसी आकर्षण शक्ति है जिससे वो आकृष्ट होकर के घूमते रहते हैं। बात समझ में आई ना। तो अब उन्होंने कहा कि इसमें 2 नाम दिए, कहा कि क्या है, तो शीघ्र मंदोच्च पाताख्या ग्रहाणाम गति हेतवा। साफ साफ कहते हैं कि शीघ्रोच्च, मंदोच्च और ये जो पात है ना, ये क्या है, ग्रहों के मार्ग में स्थित काल की अदृश्य शक्तियां हैं। उनको वो नाम देते हैं कि ये काल की अदृश्य शक्तियां हैं या वात रश्मियां हैं, जिनसे आबद्ध होकर के ये सारे ग्रह अपनी अपनी कक्षा में खींच करके और घूमते रहते हैं। जैसे उन्होंने कहा एक शक्ति ऐसी हो, जैसे एक साइड से कोई 2 हाथ में, अगर मान लीजिए हम लोग 2 लोग 2 बॉल लेके खड़े हो, बाएं हाथ से उधर वाले की तरफ फेंका, उसने पकड़ा इस हाथ से हमारी तरफ फेंका, मतलब हम एक तरफ से फेंक रहे हैं, आगे जाके गति शून्य होती है, तब तक दूसरा पकड़ के उसको आगे की तरफ क्या करता है, ढकेल देता है। ऐसी स्थिति मानते हैं आचार्य। अब लेकिन वास्तविकता में क्या हो रहा था, आपको बताया कि भास्कराचार्य जी कहते हैं कि प्रत्यक्षागम युक्तिशाली तदिदम। एक यह जो शास्त्र है ना, ये प्रत्यक्ष आगम और युक्ति पे विश्वास करता है। मतलब जो घटनाएं प्रत्यक्ष हो रही हैं वो भी प्रमाण है, आगम कहे और उस आगम के साथ में युक्ति भी होनी चाहिए, मतलब एक लॉजिक होना चाहिए। तो ठीक था, ये आकर्षण शक्ति वाली भी बात कुछ हद तक सही थी। हद तक इसलिए ठीक लगी क्योंकि ऐसा था कि आज का विज्ञान भी मानता है कि ये सब के सब जो है आकर्षण शक्ति से ही प्रभावित होकर के ग्रह घूम रहे हैं। लेकिन अब एक बात कहनी थी, क्योंकि हम सभी ये जानते थे कि ये बताते रहते कि भाई एक गोलाकार परिपथ में सब घूम रहे हैं, एक गोलाकार परिपथ में घूम रहे हैं, है ना, ऐसी सबकी एक मान्यता थी। और जब ऐसे सब एक गोले में घूम रहे, तो उस दिन मैंने आपको बताया था कि जियोसेंट्रिक जो है कक्षा है ग्रहों की, मतलब हम भूमि को केंद्र मान करके जब गणना करना हो रहा है तो हम एक ग्रहों की अलग अलग कक्षा बना रहे हैं। यही बताए थे ना कि आपके किताब में जो फोटो बनी हुई है देखेंगे पिछले अध्याय में, तो उसमें भी लिखता है क्या कि आवृत्तोयम क्रमात् चंद्रः बुध शुक्रार का भूभुवम गोला, वो गोल वाले अध्याय में शुरू में ही एक बनाया है, देखे होंगे ग्रहों की कक्षा। और मैंने भी उस दिन एक पावर पॉइंट में आपसे शेयर किया था। तो क्या ये ग्रहों की कक्षाएं बिल्कुल एकदम गोल गोल सी हैं? तो भास्कराचार्य जी क्या करते हैं, सिद्धांत शिरोमणि जब ग्रंथ लिखते हैं तो वो कहते हैं कि भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ऐसा करना होगा तो सारे ग्रहों की जो ग्रहों का जो केंद्र होगा ना कक्षाओं का, वो केंद्र पृथ्वी ही बन जाएगी। तो भास्कराचार्य इस वाले मत को कि सबकी कक्षा एकदम गोल है, इसको खारिज करते हैं और क्या कहते हैं कि यस्मिन वृत्ते भ्रमति खचरो नास्य मध्यम कुमध्य। साफ साफ एकदम बात आचार्य कहते हैं कि भाई साहब इस बात में तो बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि जिस कक्षा में या जिस जो है अपने उसमें वृत्त में ग्रह घूम रहे हैं उसका केंद्र भूमि केंद्र है। अगर आप गोल कक्षा मानेंगे तो ये मान के चलिए कि पृथ्वी जो है सबकी जो है सबका केंद्र जो होगा वो पृथ्वी हो जाएगी। तो भास्कराचार्य जी ने इस मत का खंडन कर दिया, कहा कि नहीं भाई ऐसा नहीं है कि जो सारे ग्रह जो घूम रहे हैं उसका केंद्र भूमि केंद्र है। कहा ना, एकदम साफ साफ कह रहे हैं कि यस्मिन वृत्ते भ्रमति खचरो। खचर माने ग्रह, ख माने होता है आकाश और चर गतौ धातु है, जो है जो वर्ब है वो गमन अर्थ में है, घूमने अर्थ में है। तो जो आकाश में ग्रह घूम रहे हैं इसलिए उनको खेचर कहा। तो जिस वृत्त में जो खेचर घूम रहे हैं उसका केंद्र भू केंद्र नहीं है। तो कहते हैं कि भाई तो फिर उसका केंद्र है कौन सा? तो
अब देखिए कैसे वहां पे सबकी जो कक्षा बनेगी वो इक्लिप्टिक बन जाएगी। वो कहते हैं क्या कि वहां पे मंदांत फलज्या तुल्य दूरी से एक केंद्र और बना लीजिए। तो एक गोला आप खींच दीजिए और थोड़ा सा उससे आगे जितना मंदांत फल हो उसको रख करके और एक और वृत्त बना देंगे। दो वृत्त एक दूसरे से आगे पीछे का थोड़ा भी अंतरित होते 1 इंच के बराबर भी, तो वो दीर्घवृत्त बन जाएंगे, इक्लिप्टिक सर्कल बन जाएगा, ना कि वो क्लियर सर्कल रहेगा। तो अब एक बात हुई, क्या कंडीशन आ गया कि अब जैसे ही वो थोड़ा सा अपने स्थान से उसको सरका दिया भूमि केंद्र से आगे की तरफ, अब आपकी कक्षा जो बन गई, ग्रह को ले आना था, 2 वृत्त की उन्होंने कल्पना की है आचार्य ने। अब क्यों, इस पे हम आते हैं। थोड़ा देर पहले आपको भगण बता दिया था, और भगण के साथ में एक चीज आपको और बताता हूं, तब पूरी बात समझ में आने लगेगी। आपको अहरगण उस दिन बताया था, एक नाम आपने सुना होगा, आगे अभी आएगा भी वो। अहरगण मने होता है, आपको बताए थे कि जिस दिन से सृष्टि का आरंभ हुआ या जिस दिन से कल्प का आरंभ हुआ उस दिन से लेकर के और जिस दिन आप ग्रह बना रहे हैं इसके बीच के नंबर ऑफ सिविल डेज। नंबर ऑफ सिविल डेज का मतलब हो गया सावन दिनों की संख्या। और सावन दिन किसको कह रहे थे? तो एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय के बीच का जो काल था वो सावन दिन था। तो कहा कि जिस दिन सृष्टि बनी उस दिन से लेकर के, और 2-3 तरह के अहरगण होते हैं, तो इस पे मैं आपसे बहुत ज्यादा ये नहीं करूंगा। अहरगण भी 3 प्रकार से बता देता हूं आपको कि होते हैं। एक तो होते हैं कल्पादि, दूसरा युगादि, और तीसरा जो है शकादि। माने एक आप सृष्टि के साथ अहरगण मान लेते हैं, बनाते हैं। दूसरा जो अहरगण आप बना सकते हैं वो जो है आप जिस दिन से आपका महायुग शुरू हुआ उस दिन के मान से बना सकते हैं। और तीसरी जो अहरगण की प्रक्रिया है वह आपका जो इष्ट सग जिस समय से शुरू हो रहा है उस समय से भी बना सकते हैं। ये तीनों प्रक्रियाएं हमारे यहाँ हैं, और इसी पे 3 तरह के ग्रंथ लिखे गए सिद्धांत में। पहला जो कल्पादि से लिया वह सिद्धांत, जो सृष्टि से लिया वो सिद्धांत, जो कल्प के आदि से लिया वो जो है तंत्र, और जो आपको शक से ले रहे हैं ग्रहों का मान वो करण। ये 3 प्रकार की पद्धति अपने यहाँ गणनाओं में भी चल पड़ी। तो पहला जो मान हुआ ना, अहरगण हुआ, क्योंकि हमको एक जो है निश्चित दिन में ग्रह बनाना था, है ना। हमको क्या था कि एक फिक्स दिन था जिस दिन हमको ग्रह ले आना है। भाई हमको आज ले आना है, तो हमारे पास आज के दिन का क्या प्रमाण है? तो आज हम कहते हैं ना कि कलयुग का इतना वर्ष बीत चुका है। पंचांग में आप देखेंगे लिखा भी रहता है कि कलयुगाब्द इतना। तो इसी तरीके से युग के हिसाब से गणनाएं दी गई हैं। अब आचार्य कहते हैं कि जब ग्रह लाना होता है तो 3 चीजों की आवश्यकता आती है। सबसे पहले ले आएंगे अहरगण। माने अहरगण माने अब आप समझ गए होंगे आपको किस दिन ग्रह लाना है ना। एकदम सीधा जानिए कि आपको किस दिन ग्रह लाना है। दूसरा ग्रह भगण। ग्रह भगण का मतलब आचार्यों ने क्या किया कि अपने अपने ग्रंथों में भगण का मान पढ़ा। मतलब एक महायुग में या एक कल्प में कोई ग्रह कितनी बार अपने कक्षा को घूम सकता है। बात समझ में आई कि भाई एक साल में हम कह रहे हैं ना कि हमारा जो एक साल है वो 365 दिन 15 घटी 30 पल 22.5 बीपल का है ना। तो क्यों इतना हो रहा है इस पे भी चर्चा अभी आगे जब उपपत्ति बताएंगे, मतलब इसके पीछे की लॉजिक बताएंगे। सर ये ग्रह गति में आएगा ना? नहीं, ग्रह गति में नहीं आएगा, अभी यही हम चर्चा करेंगे इसको भगण में। तो क्या हुआ कि सबसे पहले हमने देखा कि अहरगण हमारा क्या है, और भगण मैंने बताया कि एक कल्प में या एक महायुग में वो ग्रह अपनी कक्षा में कितनी बार घूम ले रहा है, ये टोटल नंबर हमको चाहिए। और इस टोटल नंबर के साथ एक तीसरा था, वो है कि आपको युग का मान, माने एक महायुग में कितने सिविल डेज हो रहे हैं ये टोटल मालूम हो। क्यों ऐसा कर रहे हैं आचार्य, इन्हीं तीनों को ले रहे हैं? तो यहां पे लगाएंगे रूल ऑफ 3, यानी त्रैराशिक का नियम। त्रैराशिक का नियम वो क्या लगाएंगे कि मान लीजिए कि एक युग में 15, 77, 91, 78, 28, 000 ये मान है आपके एक कल्प में सावन दिन का। कितना है? 15, 77, 91, 78, 28, 000। इसको आप कॉपी पे लिख लेंगे तो ये आपको पूरा का पूरा एक जो है उसमें कल्प में सावन दिन का मान ये आ जाता है। अब क्या है कंडीशन? सर दोबारा प्लीज सर दोबारा बता दीजिए सर, लिख नहीं पाए। 15, 77, 91, 78, 28, 000 ये सूर्य सिद्धांत के हिसाब से। सर थोड़ा इंग्लिश में बोलिए ना। 15 माने 15, 77 माने 77, 91 मतलब 91, 15, 77, 91, 78 का मतलब होता है 78, और 28 का मतलब 28, और 30 का मतलब हो गया 000। ठीक है ना।
तो ये आपके इतने सावन दिन यानी कि सिविल डेज हो सकते हैं। सोचिए कितना मनीषियों ने इसके पीछे श्रम किया होगा, कैसे महायुग का मान निर्धारित करना। आज हम लोग बैठ के उसमें मीन मेज खूब सोच लेते हैं, क्या इसने जो है कमी लिख दिया, ये लिख दिया, लेकिन सोचिए उस समय की बौद्धिक स्थिति कैसे वो सोच रहे थे। तो कहा कि एक महायुग में इतने सावन दिन हो गए, आपको मालूम हो गया। तो अब यहाँ पे क्या होता है ना, नियम है इसका त्रैराशि का कि दो जो मान होंगे वो एक जाति के होंगे। एक जाति यानी, अब देखिए उस दिन मैंने आपसे कहा था कि हम अपने डेली लाइफ में 4 तरह के वैल्यूज यूज करते हैं, आप कभी ध्यान दिए होंगे। हम अपने दिन में जो टाइम का व्यवहार कर रहे हैं ना, वी आर यूजिंग द 4 टाइप्स ऑफ वैल्यूज, 4 टाइप्स ऑफ टाइम। कैसे हम यूज कर रहे हैं आप देखिए, हम रोज जो दिन ले रहे हैं ना जो है वो सावन दिन में है, सिविल डेज में है, सोमवार मंगलवार बुधवार ये सब सावन दिन यूज हो रहा है। जो आप तिथियां ले रहे हैं ना, आज पंचमी तिथि है या आज एकादशी है, हमको व्रत करना है, एकादशी आप चांद्र तिथि के हिसाब से ले रहे हैं। जो वर्ष ले रहे हैं ना, वो वर्ष आप ले रहे हैं सोलर ईयर के हिसाब से, और जो आप घड़ी में टाइम यूज कर रहे हैं नक्षत्र मान है। अब देखिए हम लोग 4 तरह का वैल्यू रोज यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए जब आप आगे देखेंगे अहरगण बनाने में बड़ी जटिलता हो जाती है कि इसका मान बदल के उसमें और उसका मान बदल के इसमें ले आएंगे। अभी जब मैं उसको पढ़ाऊंगा तो एकदम पानी की तरह स्पष्ट हो जाएगा वो। तो अब क्या होता है यहाँ पे कि कहा कि यदि मान लीजिए आपके पास युग सावन दिन का दिया है, तो कहा कि यदि युग सावन दिन में यदि ग्रह का युग भगण मिलता है, माने एक युग सावन दिन जो बताया, उस युग सावन दिन में यदि युग भगण मिलेगा, तो हम कहें कि एक दिन में कितना मिलेगा, तो ग्रह की गति मिलेगी ना भाई, एक दिन में वो कितना चलेगा। तो मतलब क्या हुआ, मान लीजिए अपनी गति तुल्य चलेगा भाई, उसकी जितनी गति हो उतना चलेगा भाई। हम कह रहे युग सावन दिन में युग भगण, चलिए ये बात क्लियर हो गई। एक युग सावन दिन में माने एक जितना महायुग में वो चल रहा है उतना पूरा भगण तुल्य चल रहा है, एक दिन में कितना चलेगा, तो कहा भाई एक दिन में अपनी गति तुल्य चलेगा। कहा मित्र आपने तो गोलिया दिया बात को। कहा यहाँ पे भी बात स्पष्ट नहीं हुई, लेकिन जब इसको आप गणित से निकालेंगे थोड़ा सा ले जा करके, तो आप क्या करते हैं। हाँ सर, इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो 4 आपने समय बताए, इन्हीं का हम रेक्टिफिकेशन करते हैं जब हम कुंडली का लगन या ग्रह स्पष्ट निकालते हैं। हाँ बिल्कुल, इन्हीं चारों का यूज होता है, और इसीलिए उसमें बार बार संस्कार वो तत्काल, क्योंकि देखते हैं उसमें सूर्य को तात्कालिक क्यों करते हैं, आप कभी सोचे उसको। सूर्य को तात्कालिक इसलिए करते हैं कि सूर्य को जैसे ही तात्कालिक करेंगे तो आपका इष्टकाल नाक्षत्रिक हो जाएगा। यस, वो इस पे हम चर्चा करेंगे अभी आगे जब आएगा तो उसको बताएंगे उत्तर में। तो सर एक बार इसको फिर से रिपीट कर दीजिए। आपने ये कहा कि हमको उसके लिए 3 चीजों की आवश्यकता है। पहला तो अहरगण चाहिए, मतलब युग के पहले दिन से लेकर अभी तक कितने सावन दिन बीत चुके हैं, टोटल उनकी काउंटिंग अहरगण हो गई। दूसरा आपने कहा भगण, मतलब ये कि एक पूरे चक्र को मतलब इतने नहीं, एक महायुग में वो ग्रह अपने जो है परिपथ में कितनी बार घूम ले रहा है, ये हाँ कितनी बार घूम गया। और तीसरी चीज आपने कहा कि सावन दिनों की संख्या, तो वो भी तो अहरगण ही हुए ना। हाँ वही, नहीं 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 नहीं, ये अहरगण नहीं हुआ। एक हम टोटल सावन दिन ले रहे हैं, पूरे महायुग में कितना सावन दिन है, और एक हम ले रहे हैं जिस दिन हमको बनाना है उतना में कितना हो रहा है। जैसे मान लीजिए हमने कहा 5 रुपए में 5 किलो चीनी, तो 3 रुपए में कितने किलो चीनी। अब सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि 5 रुपया और उधर 3 रुपया दोनों एक ही जाति के हैं, लेकिन वो 5 रुपया में 5 किलो चीनी है, वहां फुल मनी में फुल वैल्यू है। तो हमारे पास जितनी जो है जितना कैपेसिटी है उसमें कितना मिलेगा, समझ में बात आई ना। तो अहरगण जो है, आप अहरगण का मतलब हो गया कि जिस दिन आप ग्रह बना रहे हैं उतने दिन में माने उतने सिर्फ जो है टाइम में कितने सावन दिन बीते हैं। और ये आगे समझ में आएगा जब हम ग्रह स्पष्ट करेंगे। नहीं नहीं, ये पहले ही आ जाता है ग्रह। मेरा एक निवेदन है कि ये काउंसलिंग है, क्लास नहीं है। आप थोड़ा स्वाध्याय भी कर लें। आपके पास बुक्स हैं, आपके पास मटेरियल है, बीच में टोका टाकी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे हम। कहाँ रुके हुए हैं देखिए आप। तो आचार्य जी को बोलने दीजिए, वो बोल रहे हैं उसको सुन लीजिए। आपके पास मटेरियल है, आराम से आप पढ़िए, थोड़ा स्वाध्याय करिए। ये काउंसलिंग है, क्लास नहीं है, प्लीज। ठीक है, हम आगे चले हैं आचार्य जी, नहीं तो क्या होगा फिर हम लोग चर्चा करेंगे तो समय निकलेगा। आगे चलते हैं। ये देखिए एक बार थोड़ा सा बात आपको समझ में आएगा तो भगड़ वाली पूरी बात आपको बैठ जाएगी अभी तुरंत। तो इसीलिए क्या है ना, कहते हैं कि अगर बेस छोड़ के भागेंगे तो पाठ पूरा करने में देर नहीं लगेगा, लेकिन अगर बेस एक बार क्लियर हो गया तो आप खुद से भी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो अब आपको बताया यहाँ पे कि अहरगण समझ में आ गया। अब इसमें क्या होगा कि एक हम रखेंगे ग्रह का भगण। अब ये बताया आपको, ये बताने के पीछे का कारण क्या था कि ये जो ग्रह का भगण है ना,
वो स्व प्रतिवृत्त का है, जो सिंपल भगण के नाम से लिखा है। स्व प्रतिवृत्त का मतलब अपने अपने उसके जो है कक्षा में घूमने का भगण, मतलब वो अपनी कक्षा में। लेकिन क्या है, कक्षा तो बिल्कुल गोलाकार तो है नहीं, तो वो शीघ्र प्रतिवृत्त जो है होगा क्या कि उसको जो है जब मान ले आना होगा उसका, तो वो बताया ना कि दो उसमें शक्तियां हैं, शीघ्र, एक तो शीघ्रोच्च है, दूसरा मंदोच्च है और तीसरा पात है। ये तीन शक्तियां जब प्रभावित उसको करती हैं, तो पहला तो उसके अपने कक्षा की गति, दूसरे नंबर पे शीघ्रोच्च से प्रभावित होने पर जो शीघ्रोच्च गति, तीसरा मंदोच्च से प्रभावित होने पर मंदोच्च गति, और चौथा पात से प्रभावित होने पर पात की गति। बात समझ में आई ना? ये चार प्रकार की यहाँ पे भगण ये बात करेंगे कि मैंने एक, अब इस पे हम एक एक करके आते हैं, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। हम लोगों के पास लगभग 10-12 मिनट और है, और मैं 12 मिनट में ही आपको, क्योंकि अगर चैप्टर का मूल समझ में आ गया, आत्मा है ये जो मैं बात बता रहा हूँ, तो अभी चैप्टर पूरा खटाखट कंप्लीट होगा। बाकी आचार्यों का मत है, आगे आप केवल देखेंगे आपके चैप्टर में, तो आर्यभट्ट ने क्या कहा, भास्कराचार्य ने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, लेकिन क्या कहा इसके पहले जरूरत है, क्यों कहा, तो अब यहां तक बात समझ में आ गई। तो अब ये बात शीघ्रोच्च भगण, मंदोच्च भगण, पात भगण का मतलब क्या था कि वो शीघ्रोच्च से प्रभावित होकर के, यानी शीघ्र प्रतिवृत्त में कितना जो है वो चक्कर लगा रहा है, मंदोच्च से प्रभावित होने के बाद उसका कितना भगड़ बन रहा है, और उसके अपने कक्षा में स्वतंत्र रूप से कितना भगड़ बनेगा, और चौथे नंबर पे पात से प्रभावित होकर के उसका जो है पात का भगड़ कितना हो रहा है। ठीक है ना? और यही ला करके कारण होता है कि यहाँ पे शीघ्रोच्च और मंदोच्च से जनित जो फल है ना, वही शीघ्र फल और मंद फल है। ठीक है ना? ये जो आपको बताया था कि शीघ्रफल और मंदफल का संस्कार करते हैं, तो शीघ्रोच्च जनित जो संस्कार होगा वो शीघ्रफल का होगा, और जो मंदोच्च जनित जो संस्कार होगा वो मंदफल का होगा। ठीक है? अब बिल्कुल क्लियर कट समझेंगे। अब चारों का भगण जब हमको निकल जाएगा कि एक जो है ग्रह की, अब देखिए सूर्य और जो चंद्रमा है ना, इस दिन आपको बताया था कि इनमें शीघ्रोच्च का अभाव होता है, ये शीघ्रोच्च से प्रेरित नहीं होते हैं। अब जब शीघ्रोच्च से प्रेरित नहीं होंगे तो इनमें सिर्फ ये इनको गति देने का काम दो ही का है, एक का है, वो है मंदोच्च का। सूर्य जो है आप देखेंगे, अब क्या होगा, जो मंदोच्च से प्रेरित जो गति होगी वो जो है मंदोच्च की गति होगी, और सूर्य की एक अपनी गति होगी। तो हम क्या करते हैं कि सूर्य चंद्रमा में सिर्फ मंदफल का संस्कार करेंगे, क्योंकि शीघ्रोच्च जनित गति उसकी नहीं होगी, अतः उसमें शीघ्रफल का संस्कार नहीं करेंगे। आगे ग्रह गति में इस पर चर्चा आएगी, मैं उधर नहीं जाऊंगा। तो ये चार प्रकार के भगण आपके हो जाएंगे, शीघ्रोच्च भगण, मंदोच्च भगण, पात भगण और उसके अपने भगण। एक बात और आएगी, यहाँ जो आचार्य कहते हैं कि शीघ्रोच्च कहते जो है शीघ्र, ये उच्च किसको कहते हैं, मैंने पहले दिन भी आपसे चर्चा किया था कि ये उच्च क्या है और उच्च का भगण कैसे बनेगा। तो वो कहते हैं, आप देखेंगे कि जहां ग्रह की गति एकदम अल्प नजर आए जो है आपको आकाश में, और बकरी होने के पीछे भी ये कारण होता है। ग्रह हम लोग कहते हैं ना बकरी हो गया, तो बकरी हो गया मतलब क्या हुआ, ग्रह उल्टा घूमने लगा? नहीं, वो क्या है कि जैसे आप कोई पंखा तेज चल रहा हो और उसको थोड़ा दूर पे रखेंगे तो आपको दिखेगा कि वो पंखा उल्टा घूम रहा है। जैसे जैसे वो उसको नजदीक लाएंगे तो एक ऐसा पॉइंट होगा जिसके बाद से वो पुनः आपको सही दिखने लगेगा। यही स्थिति होती है ग्रह की। सूर्य सिद्धांतकार भगवान सूर्य क्या कहते हैं कि दूरस्थितः स्वशीघ्रोच्चाद ग्रहः शिथिल रश्मि भी सभ्यतरा कृष्ट तनुर भवेद वक्र गतिस्तदा। जब वो ग्रह जो एकदम दूरतम स्थान पे होगा और जब उसकी गति एकदम न्यूनतमा होगी, वही स्थान है उच्च का। अब एक बात आप देखेंगे कि ग्रह जब दूरतम जाएगा तो हर बार जरूरी तो है नहीं कि वो एकदम निश्चित स्थान पे ही दूर, माने उसकी गति शून्य हो या शून्य के बराबर हो। शून्य कहने का मतलब कि अति अल्प, उसको आप ऐसा नहीं कहें ग्रह जाके वहीं खड़ा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा तो वापस कैसे आएगा। तो जहां दूरतम स्थान पे गया, जहां उसकी गति शून्य के समान परिलक्षित होती है, वो बिंदु हर बार एक जैसा नहीं होगा, लेकिन हाँ इतनी जल्दी जल्दी भी नहीं बदलेगा। तो क्या हुआ कि जब उसको देखते हैं शीघ्रोच्च की गति 100 साल तक, 200 साल तक, तो देखा कि थोड़ा सा वो अंतरित हो चुकी है। तो देखा कि भाई हम जब आचार्य वेद कर रहे थे, और वेद कैसे होता है ये आपको बता दें। हम लोग सूर्य को देखते हैं, पहले एक बार सूर्य की गति समझते हैं, चंद्रमा की समझते हैं, अन्य ग्रहों की समझेंगे, फिर हम इस पे आते हैं कि कैसे वो मंदोच्च और पात को ले रहे थे। आपको बताया था कि जो युग का मान दिया गया है ना, ये सौर वर्ष में है ना।
और वर्ष होता कैसे है, तो आपको ये बात मालूम है कि जब सूर्य अपनी कक्षा में एक बार घूम लेगा तो एक सोलर ईयर होगा, है ना। तो जब हम वर्ष हमारा सौर वर्ष में है, यानी जाहिर सी बात है कि जितना हमारा सौर वर्ष है उतने ही हमारे सूर्य के भगण हैं, क्योंकि ये भगण किससे हमारा पूरा हो रहा है, जो है वो सूर्य के हिसाब से हमारा वर्ष बन रहा है। यानी सूर्य जब अपनी कक्षा में पूरा एक चक्कर लगा ले रहा है तो उसका एक सौर वर्ष हो रहा है। तो अब एक चीज थोड़ा यहां स्पष्ट और करूंगा, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि सूर्य को घूमना है 360 डिग्री, यानी सूर्य अपनी कक्षा में चक्कर लगा के आता है और वहीं आके जब ऐसा एक कंप्लीट करता है भगण, तो हम कहते हैं एक सौर वर्ष पूरा हुआ, यानी वो अपनी कक्षा में 360 डिग्री घूम लेता है ना। अब वो 360 डिग्री जब घूमा तो उसको दिन कितना हम लोग जो है, लेकिन सोलर वर्ष कितना बता रहे हैं, 365 दिन का। क्यों बता रहे हैं, तो ये दोनों वैल्यूज अलग अलग हैं। वो घूम 360 ही रहा है। यदि हम पूछें कि कितने सौर दिनों का एक सौर वर्ष होता है, तो 360 सौर दिनों का एक सौर वर्ष होता है। लेकिन जब हम पूछते हैं कि 360 एक सौर वर्ष कितने दिनों का होता है, तो देखिए हमको बताते समय ये नहीं पूछा जाता है कि मान आप सावन मान में पूछ रहे हैं, तो हमको जो मान 365 दिन बताया जाता है, यानी सूर्य को 360 डिग्री पूरा करने में 365 दिन 15 घटी 30 पल 22.5 विपल का समय लगता है। ठीक है, अब यहां आपको बात पूरी हो गई होगी। तो अब क्या होता है, मान लीजिए कि यदि वो 365 दिन 15 घटी 30 पल 22.5 विपल में यदि चलता है कितना, वो पूरा 360 डिग्री, तो एक दिन में कितना, तो वो आ जाएगा उसका 59, 8, 10, 10 के करीब में उसकी गति आएगी। ठीक है ना, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब क्या है कि सूर्य का भगण तो अब आपको समझ में आ गया। अब भगण मने हुआ उसको एक दिन में यदि 59, 8, 10, 10 चल रहा है, तो पूरा जो है एक चक्कर जो है कितने में लेगा। ये भी आप कह सकते हैं कि यदि 59, 8, 10, 10 पूरा करने में उसको एक दिन लगता है, तो 360 डिग्री पूरा करने में कितना, अपोजिट भी अनुपात कर लेंगे तो आपको 365 दिन 15 घटी 30 पल 22.5 विपल का मान मिल जाएगा। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। सूर्य के साथ में ही दो ग्रह ऐसे हैं जिनको सूर्य का अनुचर कहा गया, वो है बुध और शुक्र। ठीक है ना। तो अब क्या हुआ यहां पे कि जो सूर्य का भगण है ना, सूर्य के भगण में आपको बताया था कि जब सूर्य को स्पष्ट करते हैं तो सूर्य को स्पष्ट करने में मंदफल का ही संस्कार किया जाता है, क्योंकि वो सिर्फ मंदोच्च से प्रभावित होता है, शीघ्रोच्च से नहीं, क्योंकि उसमें शीघ्रोच्च का अभाव होता है। ये शीघ्रोच्च क्या है, वो धीरे धीरे जब आप सूर्य सिद्धांत वगैरह थोड़ा सा ग्रंथ आलोडन करेंगे तो समझ में आने लगेगा। और आपको बताया भी कि शीघ्रोच्च क्या है, ये जो है गतियां हैं, जो ये ऐसी शक्तियां हैं जो ग्रहों को घूमने में प्रेरित करती हैं। और आचार्य ने बताया कि इसी कारण से जो है ग्रह एकदम भू केंद्रिक भ्रमण नहीं करते हैं, अपितु जिस केंद्र में ये भ्रमण करते हैं उसकी कक्षा भूमि से अतिरिक्त होती है। तो अब सूर्य का मान आ गया, और सूर्य के आसन्न बुध और शुक्र हैं, इसीलिए जो सूर्य का मान होता है ना, वही बुध और शुक्र के भी भगण का मान होता है। यानी सूर्य, बुध और शुक्र जो है आप देखेंगे कि एक महायुग में 43,20,000 भगण पूरा करते हैं। ठीक है ना। इसी तरह से अब देखा गया कि चंद्रमा की भी गति, मतलब आज क्योंकि चंद्रमा का तो भेद करना आसान था, क्योंकि चंद्रमा की गति बड़ी तेज है, तो आकाश में आचार्यों ने उनके प्रतिदिन के भेद से चंद्रमा की स्थिति को स्पष्ट किया। ठीक है। इसी प्रकार से अन्य ग्रह जो आपके मंगल हैं, गुरु हैं, शनि हैं, इनके भी गति को वेद के द्वारा जाना जा सकता है, क्योंकि सामान्य मनुष्य की जो आयु है ना, पहले भी मानी जाती थी कि 120 साल 5 रात्रि है। मनुज करिणाम पंचचनिसा, वहां कहते हैं कि 120 साल हम लोग सामान्य दशा में भी लेते हैं कि ऐसा मान 120 साल का होता है। तो इसमें ग्रह अपने भगण पूरा कर लेते हैं और उनको प्रतिदिन के वेद से हम जान सकते हैं। समस्या कहां आई आपको बताऊं कि जैसे ग्रह के भगण तो समझ लिए गए, लेकिन अब ये मंदोच, शीघ्रोच और पात की गति कहां से आए। तो अब यहाँ पे दो बात आचार्य कहते हैं कि देखिए, एक जो बताया था ना आपको कि जो शीघ्रोच्च की गति है, मतलब उसका जो उच्च का स्थान है, उच्च का स्थान यानी जिस बिंदु पर वो सबसे दूर होगा पृथ्वी से, तो अब वो जिस बिंदु पे दूरतम जा रहा है, अब हर वर्ष सोचिए उस दूरतम बिंदु का भेद करना, मतलब इस साल कहां दूरतम बिंदु पे था, आने वाले 50 साल बाद
और वो आप देखेंगे कि भगण एक कल्प में 358 बताया है। अब आप सोचिए कि एक महायुग में यदि कह दे तो 43,20,000 साल में माने वो 10 भगण भी ना पूरा कर पाए। और हम कैसे मनीषियों ने वेद किया होगा। और जब ग्रह गणित ले आते हैं तो इसीलिए पात के भगण में आगम को ही प्रमाण माना है। आचार्यों ने कहा कि भाई दो प्रकार के वेद होते हैं, एक यांत्रिक वेद है और दूसरा यौगिक वेद है। यांत्रिक माने हम आप जैसे सामान्य लोग जब दूरबीन लगा करके ग्रहों को देखते हैं तो उसको यांत्रिक वेद कहते हैं। और जो यद पिंडे तद ब्रह्मांडे की जो स्थिति है, जब एक योगी बैठ करके और अपने दिव्य चक्षुओं से उन ग्रहों के, क्योंकि कहा ना वहां पे जब योग उसके योग सूत्र की रचना महर्षि पतंजलि करते हैं तो देखेंगे कि जब धारणा की बात करते हैं तो कहते हैं सूर्य संयमात भुवन ज्ञानम। जब यदि आपकी धारणा सूर्य में आपका संयमन हो जाएगा तो आपको भुवन का ज्ञान, माने ये जो चतुर्दश भुवन है इसका ज्ञान हो जाएगा। कहा चंद्रे संयमात तारा व्यूह ज्ञानम, अगर चंद्र में आपको संयमन हो जाए तो इन तारों के गति का ज्ञान हो जाएगा। तो ये आप देखेंगे कि मंदोच, शीघ्रोच और पात की जो गति है ना, इनके उसमें आगम ही प्रमाण है। यहाँ प्रत्यक्ष वेद संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि आचार्य वहां पे एक पंक्ति कहते हैं कि वर्ष शतैरपि नोपलभ्यते, 100 वर्ष भी आप लगातार बैठ के वेद करेंगे तो एक कला का अंतर शायद आपको जो है बहुत मुश्किल से समझ में आए। अब आप सोचे कि एक ही स्थान पर बैठ करके और एक कला अगर आपका यंत्र थोड़ा भी घूम जाए तो एक कला से ज्यादा घसक जाएगा। तो यहाँ क्या है, उसकी गति को आचार्यों ने आगम प्रमाण से यहाँ पे क्या किया है, स्वीकार कर लिया है। अब आप देखेंगे कि 4 प्रकार के जो भगड़ बताए यहाँ पे इंदो रसाग्नि त्रिसु सप्त, ये श्लोक संख्या 30, वो ऊपर वाले 29 नंबर देखें कि युगे सूर्यज्ञ शुक्राणाम ख चतुष्कर दार्णवाह कुजार की गुरु शीघ्राणाम भगणा पूर्वयायी नाम। ये क्या कहते हैं, पूर्वयायी माने होता है जिनकी पूर्व की तरफ से गति है। याई जो है या गमने धातु, याति गच्छति शब्द बनता है। तो कहते हैं युगे माने एक महायुग में, सूर्य माने सूर्य, ज्ञो माने बुध और शुक्र माने शुक्र, इनका भगड़ कितना है, कहते हैं ख चतुष्क। ख चतुष्क माने 4 जीरो, ख माने होता है 0 और चतुष्क माने 4। तो सर एक शब्द कल्प कुदिन करके है, वो जो उसका क्या अर्थ होगा वो? हाँ देखिए, कुदिन जो है ना, कुदिन, भूदिन, सावन दिन, ये सब पर्याय हैं। सावन दिन को ही कुदिन कहा जाता है जी है ना। कु जो है वो भूमि शब्द का पर्यायवाची है। आपसे कहा था ना कि यहाँ सिंबॉलिक सारे मिलेंगे आपको। तो कुदिन, भू दिन, सावन दिन, भूमि दिन, ये जितने भी नाम आएंगे तो कुदिन कहने का मतलब हुआ एक कल्प में सावन दिनों की संख्या। क्लियर है ना। अब कहते हैं कि युगे सूर्यज्ञ शुक्राणाम। अब देखिए एक महायुग में सूर्य, ज्ञ माने बुध और शुक्र, इनका भगण कितना होगा, तो कहते हैं ख चतुष्क माने 4 गो जीरो, रद माने होता है दांत 32 और अर्णव माने 4 माने 4 जीरो, ठीक है ना। और जो है रद माने 32 और अर्णव माने 4। और ये इन नंबर्स को डिकोड करने का तरीका है अंका नाम बामतो गति, इसको पलट के लिख दीजिए। तो 4 जीरो बाद में आ जाएगा, 32 उसके ठीक बाद आएगा बाएं के क्रम से, और जो है 4 सबसे किनारे आएगा। तो 43,20,000 जो भगण होगा वो सूर्य, बुध और शुक्र का होगा। तो इसी प्रकार से इस श्लोक को आचार्य ने ला करके यहाँ टेबल में बता दिया है, जो आपके चैप्टर जिन्होंने लिखा है। इसी को युगादि हम कहते हैं। बिल्कुल, युगादि भगण और कल्पादि भगण में यही अंतर है कि जब युगादि भगण को ही 1000 से गुणा कर देंगे तो कल्पादि भगण हो जाएगा, क्योंकि 1000 महायुग का एक कल्प होता है। तो सिर्फ युगादि भगण में 3-3 जीरो बढ़ाते चले जाइए तो सब के सब कल्पादि भगण में कन्वर्ट हो जाएंगे। कल्प भगण से 3 जीरो काट के हटा देंगे तो युगादि भगण में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब देखेंगे कि फिर आगे सब केवल सारणियां हैं जहां दी हुई हैं, कुछ विशेष इसमें आप स्वयं से भी अब इस फैक्ट के बाद जब पढ़ेंगे कि किसका किसका भगण कितना है, फिर अनेक आचार्यों का मत जो है वो क्या कह रहे हैं। आचार्यों का देखिए क्यों अंतर आता है कभी कभी भगण में, आप देखेंगे ज्यादा खास करके जो गति जिनकी कम है उसमें बहुत अंतर नहीं आएगा, आर्यभट्ट वाले में अंतर आ जाता है। क्यों आता है ये मैं आपको बता दूं। आर्यभट्ट जी क्या करते हैं कि वो मानते हैं कि जैसे हम लोग है ना कि जो युगों की व्यवस्था है वो धर्म आदब व्यवस्था। कार्तिक जी आप अपना माइक बंद करेंगे तो वो धर्म के हिसाब से है। तो लेकिन आर्यभट्ट जी क्या मानते हैं, वो चारों युगों का जो विभाजन है वो बराबर मान लेते हैं। तो युग में फिर वहां पे अंतर आपको मिलेगा, ठीक है ना।
इसके बाद से और भी हो जो है क्या कि अलग अलग काल में आचार्यों ने वेद किया, तो थोड़े मोड़े जो है आपको वेद के सिद्ध जो मान होंगे उसमें अंतर आएगा। ये टोटल आपके में यही अलग अलग दिया है। दूसरा एक बात आती है कि सावन दिन की उपपत्ति क्या है, एक अभी और आएगा इसमें। हमने आपको कहा था कि एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक जब वेद करेंगे तो सूर्य के प्रतिदिन की गति आपको ज्ञात होती है। भाई आज सूर्य यहाँ है, कल यहाँ है। सावन दिन कहने का मतलब था, जो हम लोग जिसको कुदिन भूदिन या सावन दिन कह रहे हैं, उस कुदिन भूदिन सावन दिन की उपपत्ति कैसे बनेगी। आप देखेंगे कि एक पॉइंट पे सूर्य जहां उगा, उसी पॉइंट माने उसी जो है अगले पॉइंट पे जब उग रहा है, इसके बीच का जो अंतर होगा वो दो तरीके से होगा। जैसे एक हम लोग कहते हैं ना कि 24 घंटे में सूर्योदय हो जाता है, माने 60 घटी में हम लोग ये मानते हैं कि सूर्योदय हो जाता है, लेकिन एग्जैक्ट 60 घटी में नहीं होगा। एग्जैक्ट 24 घंटे में एकदम सूर्य भगवान तो ऐसा तो था नहीं कि 60 के जो स्पीड में गाड़ी चला के छोड़ दिया, रथ उनका घोड़ा भाग रहा है और आकर के खट से तुरंत वहीं रुक गया, ऐसा नहीं होगा। होगा क्या भाई, आपको बताया कि ग्रह भी जो है वो रश्मि रज्जुओं से बंधे हुए हैं, तो उनमें गति में अंतर आएगा। तो बहुत डीप ना जाकर के थोड़ा सा आपको आलोडन कराऊंगा कि 60 घटी में प्लस और माइनस होगा कितना, तो रवि गति कला के तुल्य जो असु होगा वो मध्यम सावन का मान होगा। और स्पष्ट सावन का मान क्या है, तो 60 घटी प्लस माइनस रवि गति कला से उत्पन्न असु। अब कहेंगे सर ये तो एकदम आप शब्द के जाल में फंसा दिए, दिमाग में नहीं गया मामला। तो अब देखिए होता क्या है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताऊंगा कि रवि गति कला तुल्य असु। जैसे मान लीजिए कि हमारे तुल्य बलशाली लाओ, मतलब हमारे तुल्य बलशाली मतलब अगर हम किसी मान लीजिए पत्थर को एक फाइट में फोड़ देते हैं तो एक फाइट में नहीं तो 1.5 फाइट में तो फोड़ ही दे मार के, और हम कहें कि हमारे जैसा बलशाली बने हम ही को बलशाली लाओ, तो मतलब हो गया कि बिल्कुल अगर हम एक फाइट में तोड़ते हैं तो भी एक फाइट में तोड़े, वो बिल्कुल 1.5 फाइट ना ले। यही अंतर था। यानी क्या हुआ कि एक कला जितने काल में आपके क्षितिज पे आ जाएगा उतने ही देर में आपका एक असु का उदय नहीं होता है। बात समझ में आने, कला असु वाला थोड़ा मामला कंफ्यूज कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ जब आप त्रिप्रश्नाधिकार थोड़ा सा सूर्य सिद्धांत के लाएंगे, इसलिए मैं आपको बहुत ज्यादा इसमें नहीं ले जाऊंगा। आप सूर्य सिद्धांत का त्रिप्रश्नाधिकार उठा करके और राशियों का उदय मान देखिएगा। ये राशियों के उदय मान भी थोड़े स्थूल हैं। क्यों हो गए कि यही कारण कहा कि एक कला के उदय होने में एक असु तुल्य बराबर समय नहीं लगता है। 21,600 कला भी है और 21,600 असु भी है। अब आपको बताया था कला है क्रांति वृत्त में और असु है नाड़ी वृत्त में, लेकिन दोनों एक दूसरे से तिरछे स्थित है। तो जब चाप करेंगे ध्रुव प्रोत से तो जा करके जहां क्रांति वृत्त में लगेगा वहीं नाड़ी वृत्त में नहीं लगेगा, वो किंचित ऊपर या किंचित नीचे लगेगा। क्यों? क्योंकि दोनों वृत्त ऐसे एक दूसरे से तिरछे स्थित है। तो यही कारण है कि 60 घटी धन रवि गति कला तुल्यासु बराबर आपको मध्यम सावन और 60 घटी धन रवि गति कला से उत्पन्न असु बराबर अस्पष्ट सावन। अगर थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी आप सूर्य सिद्धांत का उठा करके त्रिप्रश्नाधिकार भी देख सकते हैं, और मध्यमाधिकार में भी जहां उन्होंने लिखा है कि जहां सावन दिन की परिभाषा आई है, उदयाद उदयम भानुर भूमि सावन वासरा जहां कहते हैं, वहीं पे इसकी उत्पत्ति भी दी हुई है। उसको 2-3 बार जब आप पढ़ेंगे और खगोलीय मैप एक बार आपके सर एक बार आपको ये 4 मिनट रोज एक अंतर आता है सूर्य उदय में जी, लेकिन वही है ना, ऐसा देखिए क्या है वो अक्षांश भेद से है। अच्छा ठीक है, ये अक्षांश भेद वाला हम आपको नहीं बता रहे, ये हम बता रहे कि एक ही स्थान पे अंतर आ जाएगा, है ना। सर ये दो गतियां कौन सी बताना एक बार वापस। 60 घटी तक बोला, 60 घटी प्लस और उसी प्लस के नीचे एक माइनस का भी चिन्ह लगा लीजिएगा। इसी में कभी प्लस होगा कभी माइनस होगा, प्लस माइनस रवि गति कला तुल्य असु, माने हम जितना मान ले रवि गति की कला है उतना ही तुल्य असु मान लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसीलिए जो हमारा देसी जन्मदिन होता है वो एक दिन आगे पीछे हो जाता है। बिल्कुल हाँ, यही कारण है, यही कारण है। हाँ जी जी। और रवि गति कला जो है से उत्पन्न जो असु होगा, पहला क्या था, रवि गति कला तुल्य असु बराबर मध्यम सावन, मैंने एक मीडियम मान लिया और कहा कि नहीं एकदम मैंने बिल्कुल उसको ला के सूते पे कस दीजिए, जैसे हम लोग घर बनवाते कहते कॉर्नर एकदम बिल्कुल खड़ा होना चाहिए। तो कहा कि ठीक है, इसके लिए भी जो है सूत्र बताया कि 60 घटी धन रवि गति कला से उत्पन्न असु हमारा स्पष्ट सावन होगा। तो आपको ये बता दिया कि जो मंदोच और जो है पात की जो गति है वो जो है आचार्यों ने माना है। यहाँ पे जब आप चैप्टर भी पढ़ेंगे, हमको लगता है आपके साथ साथ भी मैं आपका चैप्टर पढ़ लेता हूँ,
क्योंकि जब आपको पढ़ाना होता है तो ये क्या है, मुझे आपके खाके में चीजें परोसनी होती हैं, तो मैं उस हिसाब से चाहता हूँ कि, क्योंकि कभी कभी होता है कि चीजें बाहर निकल जाती हैं, तो मैं पहले आपका चैप्टर खुद पढ़ता हूँ पूरा, और पढ़ने के बाद से फिर आपको क्या देना है ये डिसाइड करता हूँ। तो इसमें क्या है, इन्होंने आचार्य ने भी यही बात लिखा है कि यहाँ पे जो है वो आगम प्रमाण है, और फिर उन्होंने क्या किया है कि सूर्य के, बताया ना आपको कि वहां पे कहते हैं कि 8.5 पल, आगे एक बताएंगे कि वर्ष प्रमाण में अंतर होगा। वर्ष प्रमाण में अंतर क्यों होगा? क्योंकि सूर्य के भगड़ में अंतर होगा। आपको बताया था ना कि सूर्य के भगड़ से ही वर्ष का प्रमाण होना है। तो इसके बारे में जो है एक आचार्य है वेंकटेश बापूदेव केतकर, वो वेंकटेश बापूदेव केतकर जी मतलब आधुनिक जो है खगोल में उनका बड़ा हस्तक्षेप था। तो वो कहते हैं कि 8.5 पल जो है हमारा वर्षमान हर वर्ष बदल रहा है। तो उसी के हिसाब से इन्होंने क्या किया है कि आचार्य ने जो आपकी किताब में अलग अलग जो है वर्ष प्रमाण दिए हुए हैं, ये आप देख लेंगे, है ना। और इसके बाद से अगर दिक्कत होती है, और बताया था कि और बाकी सारी बातें जो उन्होंने कही है अलग अलग आचार्यों के मत से कही है, लेकिन जो मूल था जो मैं आपको बताया, जो इस पूरे चैप्टर का रूट है वो ये है। और इसके जो प्रश्नोत्तर की चर्चा है, एक देख ले, यहाँ पे प्रश्नोत्तर भी मैं आपसे बात कर लेता हूँ। भगड़ की परिभाषा आपको बता दिया कि भाई भगड़ क्या है, पौष्णान्ते भगड़ स्मृता। जब इस वीडियो को आप देखेंगे तो इसका उत्तर आप लिख लेंगे। चंद्र के जो है भगड़ की उपपत्ति भी आपको बताया कि कैसे होगा। भगड़ की उपयोगिता को बता दिया कि मध्यम ग्रह और स्पष्ट ग्रह को लाने में जो है इसकी सहायता हम लेते हैं। आप चाहें तो अनुपात भी दिखा सकते हैं। फिर भगड़ के विषय में भास्कराचार्य का भी चिंतन मैंने आपको बताया कि वो क्या मान रहे हैं, कैसे अंतर आ रहा है ना। और सूर्य सिद्धांत के भगड़ का विवेचन करें, जो अभी मैंने पहले बताया, इंदो रसाग्नि त्रित्रिषु, सब छोड़िए, वहां पे युगे सूर्य नाम चतुष्कर दारणवा कुजार की गुरु सिगणानाम भगड़ा पूर्वयायिनाम इंदो रसाग्नि त्रित्रिषु सप्त भूधर्मार्गणा। ये सारा जो श्लोक है वो सूर्य सिद्धांत का ही है। यहाँ पे आप देख लेंगे, और इसके बाद भी कोई समस्या होती है तो हम सभी इसी प्लेटफॉर्म पे अभी आगे भी कंटिन्यू बने रहेंगे। चाहूंगा कि ज्योतिष की जो बातें हैं, जो आचार्यों का मंतव्य है, क्योंकि देखिए ये ऐसी विद्याएं हैं कि जब हमारे आपके मनोमस्तिष्क में पड़ेंगी तो हो सकता है कि किसी के मस्तिष्क में एक नवीन स्फुरण हो, एक नया अंकुरण हो, क्योंकि आप सभी ज्योतिष शास्त्र के अच्छे सुबोध जो है श्रोता भी हैं, और जो है अध्येता भी हैं, और मुझे लगता है अध्यापक भी हैं, क्योंकि आपसे समाज कहीं ना कहीं प्रेरित होता है, सीखता है। तो हम सभी ज्योतिष शास्त्र के अच्छे ज्ञान को हम समाज को देंगे और इस विद्या को हम आगे ले जाएंगे, और यही मैं अपनी वाणी को पूरा करता हूँ। जय संस्कृतम, जय। सर, इसमें एक प्रश्न पूछने वाला है कि जो सायन रायन में फर्क आता है, या जो वास्तविक होता है, और सूर्य सिद्धांत, इन चारों में फर्क आएगा। हम ग्रह गति में इसकी बात करेंगे। सर आपने शीघ्रोच्च मंदोच के बारे में बताया, लेकिन पात के बारे में थोड़ा सा समझा दीजिए। और पात में इसमें, हाँ, आपने सर शीघ्रोच्च मंदोच के बारे में बताया कि ये जो है ग्रह की गति को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, लेकिन पात के बारे में आप बताया। देखिए तीनों को बारे में सर ने यही बात है कि शीघ्र मंदोच आकांक्षा ग्रहाणाम गति है। तो ये सूर्य सिद्धांत का ये श्लोक है कि सर वो पात क्या चीज है? हाँ, वो आपने समझाया कि जो बलयाकार कक्षा होती है, जो दूर का स्थान होता है, जहाँ पे उसकी जो गति है बहुत मंद पड़ जाती है, मैं वो समझ गया, शीघ्रोच्च मंदोच हो गया। ये पात क्या चीज है? गोल में बताया था कि क्रांति वृत्त और ग्रह विमंडल का जो संपात है वो पात है, और वो भी पात जो है एक जगह स्थिर नहीं है, वो भी क्या है, हर बार जो है कक्षा का पात एक ही जगह, इसलिए उसको पात कहा है। जी सर क्या होता है के बारे में बता दीजिए थोड़ा एक बार आराम से। हाँ सर, मैं सर ये कह रहा था सर कि जो है क्या मेरी 2-3 क्लास मिस हो गई थी। अगर सर उन्हें मैं, सब लोग 2-3 लोग एक साथ बोल रहे हैं। सर जी आप बोले। हाँ जी सर मेरी 1-2 क्लास मिस हो गई थी। अगर मैं उन्हें वापस देखना चाहूँ तो सर देख सकता हूँ सर? क्या चीज, एक बार फिर से आप बोले। सर मेरी क्लास मिस हो गई थी 2। हाँ, उनको सर मैं अगर YouTube पे या कुछ या व्हाट्सएप पे मैं देखना चाहूँ तो वापस देख सकता हूँ? YouTube पे है, YouTube पे उपलब्ध है। वाराणसी का जो चैनल है उस पे अवेलेबल है। किस पे सर? के बारे में बता दीजिए प्लीज, समझ नहीं आया असु क्या होता है। सर सभी को ये बता दीजिए, दीजिए इग्नू का ये जो आरसी वाराणसी का फेसबुक पे पेज है, उसमें भी पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे, सभी लोग वहाँ ज्वाइन कर लें। फेसबुक पेज है, ऑफिशियल पेज है इग्नू आरसी वाराणसी का। सर के बारे में बता दीजिए, सर क्या होता है? आपने कहा था कि नक्षत्र पे कभी भी वो जो मतलब सेंटर पे नहीं होता है, हमारे नाड़ी वृत्त पे ऊपर नीचे होता है, तो सर क्या होती है, वो क्या चीज, थोड़ा सा शॉर्ट में समझा दीजिए। क्रांति वृत्त से कुछ अंतरित होगा ना जी, अपना बिंब, तो स्थान और बिंब का जो अंतर होता है वो शर कहलाता है।
सर ये पाठ का एक सर के बारे में बता दें। हाँ ये एक छोटा सवाल सर असु के बारे में बताएं सर। देवेंद्र कुमार जी कुछ पूछ रहे हैं, मैं थोड़ा इनको ले लूं क्योंकि ये 2-3 बार पूछे हैं। असु के बारे में बता दें। मंदोच की बात कर रहे हैं, तो ये मिनिमम स्पीड से कितने समय में एक चक्कर पूरा होगा, ये बात हो रही है, या वो मंदोच जो स्थान है वो कितनी देर में पूरा चक्कर लगा रही है? हाँ, मंदोच स्थान की बात हो रही है सर। ओके। मंदोच स्थान माने वो कहाँ पर जो है मंद प्रतिवृत्त का वह उच्च स्थान, तो वो जो स्थान है वो कितने टाइम में अपना एक इवोल्यूशन पूरा करेगा। ठीक है सर असु के बारे में बता दीजिए। अलग अलग होगा। अच्छा एक चीज देखेंगे कि सूर्य का पात नहीं होगा क्योंकि सूर्य अपनी ही कक्षा में घूमता है। लेकिन चंद्र का तो चंद्र जैसे राहु केतु का आपने लास्ट टाइम बताया था जी सर। वैसे ही बाकी ग्रहों के भी सर स्थान कैसे घूम सकता है? जैसे आपने कहा कि मंदोच का जो स्थान है वो घूमेगा, सर स्थान तो फिक्स होता है ना, ग्रह घूमते हैं उस परिव्रत में। हाँ ये ठीक, आपने ठीक प्रश्न किया। देखिए है क्या, स्थान कैसे घूमेगा? जैसे मान लीजिए कि आप एक कक्षा में एक बाइक चला रहे हैं, है ना जी, या हमने एक पॉइंट बनाया और आप जा रहे हैं, बाइक चलाते हैं ना, तो आप बाइक लेके घुमाते हैं, तो क्या हर बार वहीं से आपकी बाइक घूम आती है क्या? नहीं घूमेगी। आप देखेंगे 10 चक्कर लगाने के बाद से आपके टायर के निशान बनेंगे, पहले जिस पॉइंट से थे वहां से थोड़े आगे बन गए घूमने के लिए। मतलब क्या हुआ कि जो पहले जो उच्च का स्थान था वो अब उच्च का स्थान थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया है। समझ में आई बात ना? हाँ मतलब शिफ्टिंग ऑफ द प्लेस बेसिकली इसकी बात हो रही है। अच्छा हाँ सर अब असु के बारे में बता दीजिए प्लीज। अब देखिए ये अभी हम लोग जब कालमान पढ़ेंगे, है ना, तो कालमान में जो आएगा असु कला प्राण इत्यादि का विभाजन, वहां पे हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। परिमापक है आप जानेंगे। 2600 असु होता है। क्षेत्रफल मंदफल का और केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन का कुछ रिलेशन है क्या? मुझे वो सिमिलर लग रहा है दोनों, इसलिए पूछ रहा हूँ। देखिए इसमें क्या होता है हम आपको बता रहे हैं। ये केपलर्स लॉ ऑफ मोशन जो हम कह रहे हैं, यहाँ आचार्यों के 2 मत, मैं उसे बहुत जाना नहीं चाह रहा था। एक क्या कहते हैं कि सूर्य चंद्रमा में इसलिए जो है मंदफल का केवल चार होता है, फल का नहीं होता है, क्योंकि सूर्य चंद्रमा को हम भूकेंद्रिक ही देखते हैं। लेकिन अन्य ग्रह जो भ्रमण हो रहा है ना, अन्य ग्रह, क्योंकि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगा रहा है, ऐसा मानते हैं, लगा रही है, और चंद्रमा जो है पृथ्वी सहित सूर्य का चक्कर लगा रहा है, तो जाहिर सी बात है दोनों सूर्य केंद्र के भ्रमण हो रहे हैं दोनों के। लेकिन बाकी ग्रह जो घूम रहे हैं सूर्य के कक्षा में, और देखना हमको पृथ्वी के अनुसार है। बात समझ में आई ना? कि वो घूम रहे हैं सूर्य के अनुसार और देखना है हमको पृथ्वी के अनुसार, तो 2 बार उनके मानों में परिवर्तन करना पड़ता है। इसलिए वो मानते हैं कि पहले जो है हम उनको कक्षा में कक्षा में लाने के लिए इसका ये सूर्य और चंद्रमा की वक्री नहीं है। बिल्कुल बाकी सारे ग्रह होंगे क्योंकि उसमें। सर एक क्वेश्चन था मेरा। हेलो सर एक क्वेश्चन था। हेलो आप अपना नाम बताएं, पहले 2-3 लोगों का खुला हुआ है वो। चंद्रोदय श्रीमाली है सर। हाँ बताएं श्रीमाली। सर ये जैसे 120 साल की विषयोत्तरी दशा हो रही है, तो जैसे मान लो कोई 120 साल से ज्यादा का है तो उसके फिर कौन सी दशा ऑपरेट होती है? देखिए अब जैसे उस दिव्यायु कहते हैं, है ना, वैसे व्यक्ति को दिव्य माना जाता है, तो ऐसे में मानते हैं कि उसने अपनी दशाएं पूर्ण कर ली, है ना। सर कार्ड के हिसाब से आज MJ2 का मतलब पूरा हो गया है। नहीं अभी भी नहीं हुआ, 4 इकाइयां पूरी हुई हैं। सर आप बता रहे थे कुछ विषयोत्तरी के बारे में। तो ये कह रहा सर इन्होंने जो पूछा है उसका संबंध वर्षों के महीने से भी है। मान लीजिए कोई 136 वर्ष जीता है तो वो दशा 120 वर्ष ही रहेगी, पर श्वास गति ज्यादा होने की वजह से, मतलब उसका श्वास का समय लंबा होने की वजह से वो 120 वर्ष 136 वर्ष में बदल जाएंगे। और दूसरी बात एक और है, देखें दशा के संबंध में जो आपको बताऊं
कि इसमें दो मत है। एक मानते हैं कि दशा को जो है हम पुनः जो है वो आदि है, क्योंकि जैसे एक भगड़ है तो उसने एक भगड़ पूरा कर लिया तो दूसरा भगड़ जो है अगले क्रम से स्टार्ट मानते हैं। दूसरा उसको दिव्यायु की संज्ञा दी गई है कि फिर उसके बाद जो वो होता है ना वो दिव्य मनुष्य के जो है वो उसमें आ जाता है श्रेणी में। तो ये देखते होंगे कि हम लोग के यहाँ या गाँव में भी जो व्यक्ति ज्यादा बुजुर्ग होते तो कहते हैं भगवान है आशीर्वाद ले। ये दो मत है उसमें। उसके बाद उनकी वो दशा आप उनका मतलब सर मैं ये कह रहा था कि आप पढ़ा तो बहुत अच्छा रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब जो मीडियम है हमारा वो इंग्लिश है तो उसमें जो वर्ड्स की ग्रैबिंग पावर है वो थोड़ी सी मजबूत नहीं हो पा रही। मतलब समझ में आ रहा है लेकिन जो कनेक्टिविटी है जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था वो थोड़ी कम कर पा रहा हूँ, है ना। और सर एक क्वेश्चन ये भी था मेरा कि आप अपना पहले नाम बताएंगे क्योंकि नाम जो है आपका फोरेंसिक VMRS आ रहा है। वैभव गुप्ता। अच्छा जी गुप्ता जी बताएं सर। सर मेरा कहना ये था कि ज्योतिष विज्ञान कितना एक्यूरेट है। देखिए अभी तो आप जो देख रहे हैं जिस स्कंद को पढ़ रहे हैं 100% एक्यूरेट। आप अगर देखें जिस ज्योतिष पे हम बता रहे हैं, जहाँ जिस ज्योतिष के जिस ब्रांच पे सबसे ज्यादा व्यंग है जिसको आप होरा स्कंद कहते हैं, पहली बात ये कई बार क्या होता है कि हमारे सामान्य मनुष्य की बुद्धि वहां तक जाती नहीं विचार करने पे। तो फलादेश के भाई अंग को तो मैं बहुत ज्यादा नहीं छेड़ूंगा, लेकिन जहां सिद्धांत स्कंध की बात करते हैं अगर इसके अस्तित्व को नकारेंगे तो गणित मुझे संदेह में आ जाएगा। क्योंकि आपको पहले ही दिन में बताया था जो आज विज्ञान के स्वतंत्र जो स्कंध है जो नेचुरल डिजास्टर की हम बात कर रहे थे, या हम जो है एस्ट्रोनॉमी की बात कर रहे हैं या जियोग्राफी की बात कर रहे हैं, या जिस वर्ल्ड के टॉप मैथमेटिशियंस की आप बात कर रहे हो जैसे भास्कराचार्य, आर्यभट्ट जो हमारे यहाँ भारत में हुए हैं, तो ये सारे गणित के कहलाते थे। सर एक रिक्वेस्ट है आपको कि आपका PhD में सब्जेक्ट जिस पे आपने किया तो उसका नरेशन होगा ना, किस पे किया आपने? सिद्धांत पर ही किया है। हाँ, आप मेरा जो अनुसंधान रहा है मैं आपको बताऊं वो सूर्य सिद्धांत पे रहा है। मैंने जो एंशिएंट टेक्स्ट लिया था, क्योंकि मैं आपको इसलिए देखे होंगे कि जब पढ़ा रहा हूँ संस्कारों पे इतना स्पष्टता से, तो क्योंकि मैंने सबको मैनुअली हाथ से बना के देखा, एक एक रिजल्ट को जो हमने टेस्ट किया है अपने रिसर्च के क्रम में, एक एक गणना को मैनुअली बनाया है। तो कई बार क्या होता है कि जब हम फार्मूला देखते हैं तो लगता है इजी है, लेकिन देखिए जब संसार हम लोग ग्रह में करते हैं ना, आप देखेंगे तो लगेगा बाप रे कितना टेढ़ा काम है। एक मध्यम ग्रह लेते हैं, मध्यम ग्रह में शीघ्रफल के आधे का संसार करते हैं, फिर उसको मध्यम मानते हैं, फिर वो पूरा क्रम से बनाएंगे जैसे मध्यम ग्रह, फिर जो है आपको जो है क्या बोलते हैं, फिर उसका मंदफल ले आएंगे, फिर शीघ्रफल ले आएंगे, फिर वहां ला करके शीघ्र मंदफल के आधे का संस्कार करेंगे। अब फिर ऐसे करके 4 बार उसमें संस्कार करते हैं ग्रह में। एक बार जो है शीघ्रफल के आधे का, फिर उसको मध्यम मान के फिर पूरी प्रक्रिया शुरू से करेंगे, भुज बनाएंगे, कोटि बनाएंगे, फिर पूरा प्रक्रम ले आएंगे, फिर एक बार जो है मंदफल के आधे का, फिर एक बार मंदफल पूरा, फिर एक बार शीघ्रफल पूरा। इसी कारण से ग्रह चलित में बदल जाते हैं। बिल्कुल अंतर आएंगे। सर अभी मैंने आपसे पूछा था सर, वो क्लास के लिए, लेकिन सभी लोग बीच में बोल गए तो सर मैं सुन नहीं पाया, माफ कीजिएगा। तो सर वो मेरी क्लास छूट गई थी, तो आपने बताया था कि किस साइड में देख लूं सर मैं? वो तो आपको मिल जाएगा। पे आपको RC वाराणसी का चैनल है, आप देख लें। हमें लगता है जी, और हमें लगता है सर एक लास्ट क्वेश्चन पूछना था। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। क्वेश्चन मैं लूंगा बस। सर एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ कि सूर्य चंद्रमा का आपने शीघ्रोच्च बोला कि मंदोच्च नहीं होता है, कुछ एक होता है ऐसा आपने बताया था, इसके पीछे रीजन क्या है कि बाकी सबके दोनों फल निकालेंगे और इनके नहीं निकालेंगे? इसके आपको बताया था ना कि इसके पीछे अभी जो सेकंड में एक बात कहा कि मैं जिस पे उस पर चर्चा नहीं जाना चाह रहा था, ये दोनों का जो भ्रमण है ना वो सूर्य केंद्रिक ही होता है। तो हमको नहीं सूर्य केंद्रिक, हाँ भू केंद्रिक, क्योंकि है क्या कि हम इनको सूर्य इनके मान को हमको परिणत नहीं करना पड़ता है। तो ऐसा आचार्यों का मत है, उसको जो ज्योतिष शास्त्र की भाषा में कहते हैं कि भाई शीघ्रोच्च का अभाव है, इसलिए इसमें शीघ्रफल का संस्कार नहीं होगा। मंद फल को स्फुटौ भवता वहां पे कहा गया है। और बाकी एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ। चिंता है, शंका नहीं चिंता है कि हम आज बस टीएम पढ़ रहे हैं सर, आज टीएम तो पढ़ रहे हैं लेकिन उसका प्रयोग बहुत कम हुआ है गोला अध्याय में।
बहुत ज्यादा भास्कराचार्य को कर रहे हैं, भास्कराचार्य आर्यभट्टियम हुआ है क्यों? केवल गीत पादाध्याय ही किया गया है। हाँ, आर्यभट्टियम का बहुत कम प्रयोग हुआ है, क्या उससे हम बहुत ज्यादा अलग चलते हैं? नहीं, देखें क्या है, मैं आपको बताऊं। आर्यभट्ट तक जो आर्यभट्ट की जो परंपरा है ना, आर्यभट्ट के पहले की जो परंपरा थी वो वेदांग ज्योतिष की थी। जब आर्यभट्ट आते हैं तो थोड़ा सिद्धांत के परंपरा को थोड़ा वो सिस्टमैटिक करते हैं, लेकिन आपको बताया कि फिर उनके बाद के जो परवर्ती आचार्य जो है, आचार्य वराह मिहिर जो आते हैं, तो वो सूर्य सिद्धांत को बड़ा महत्व देते हैं। और हुआ क्या कि आर्यभट्ट की जो व्यवस्था थी वो उन्होंने 2-4 जगह थोड़ा डिफरेंस किया। एक जगह किया क्या कि पहले तो युग का मान बराबर मान लिया उन्होंने, और थोड़ी सी यहाँ पे एक विसंगति आई। दूसरा आपको बताया था कि जैसे जैसे समय बदलेगा तो ग्रहों के मान में भी अंतर उत्पन्न होंगे। तो ये जो सबसे ज्यादा पुराना सिद्धांत है, जिसको हम कह लेते हैं कि जैसे आर्यभट्ट का जिस समय हमको प्राप्त होता है लिखित रूप में, इसके पहले भी पंच सिद्धांतिका का काल मानते हैं, वो एक अलग विवाद का विषय है। लेकिन उस समय से भास्कराचार्य के पीरियड तक आते आते आर्यभट्टियम से लाए ग्रहों में बहुत ज्यादा अंतर आने लगा। समझ में आई बात ना? तो उस समय जो सिद्धांत रचा गया, जैसे कि आचार्य ने रचा सिद्धांत शिरोमणि, और सिद्धांत शिरोमणि के 4 भाग उन्होंने किए। पहला लीलावती, दूसरा बीज गणितम, तीसरा जो है आपको ग्रह गणिताध्याय, और चौथा गोलाध्याय। ग्रह गणिताध्याय में क्या किया, मैथमेटिक्स बताया, और मैंने एस्ट्रोनॉमिकल मैथमेटिक्स, और ठीक इस मैथमेटिक्स के पीछे की लॉजिक क्या थी वो गोलाध्याय में बताया। लेकिन इसके बीच का जो पीरियड कहते हैं ना कि वो अपने समय के सचिन तेंदुलकर हुए। मतलब अगर कहा जाएगा, ये तुलना आप उसको किसी अन्यथा वे में नहीं लेंगे, मतलब एक हमने प्रसिद्धि के हिसाब से कह रहे हैं, बाकी तो दोनों 2 वे के हैं, और ना ही इससे मेरा कोई लेना देना है। कुछ भी कहने के बाद क्या होता है, एक बड़ी वो हो जाती है कि आपने इनसे उनकी तुलना कर दी। तो वो क्या थे, अपने समय के मतलब सबसे प्रसिद्ध आचार्य हुए, जिन्होंने बड़ा विस्तृत जो है व्याख्या किया। और उसके बाद से उन्हीं को लेकर के लगभग जो है 2 ही परंपराएं वहां से बढ़ी हैं। एक तो भास्कराचार्य को उपजीव्य बना करके या तो आचार्य चल रहे हैं, या तो सूर्य सिद्धांत को उपजीव्य बना के चल रहे हैं। और वहां फिर देखेंगे कि वहां से यही 2 परंपराएं स्पष्ट